जब आयनिक क्रियाविधि होती है तो अभिक्रिया जो टाइप रहेगा वो रहेगा हमारे पास SN2। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखते हैं, यहाँ पर अम्ल है तो कोई ऐसा समूह ना हो इस कंपाउंड में जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे। एरोमेटिकरण में क्या होता है, हमारे पास रिंग बनेगी, एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन। तो आपको काम ये करना है कि जो सबसे ज्यादा अम्लीय हाइड्रोजन है उसको निकालना। अभिकर्मक यूज होते हैं वो एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH या NaNH। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया बेटा हाइड्रोकार्बन। हमारे पास माइंड मैप सीरीज में है तो ये 11th क्लास के कार्बनिक रसायन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर मैं ये कहूं कि ये 12th क्लास के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 12th का कोई भी चैप्टर ले लीजिए आप, कार्बनिक रसायन का सभी चैप्टर्स में, चाहे एल्किल हैलाइड ले लीजिए, चाहे एल्कोहल फिनोल ईथर ले लीजिए, चाहे कार्बोनिल कंपाउंड्स कार्बोनिल यौगिक ले लीजिए, सभी में ये चैप्टर यूज होगा। तो मतलब सभी में इसकी रिएक्शंस आएंगी, वहां पर भी आएंगी। तो वही सारी रिएक्शंस अपन यहां पर पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, क्योंकि आगे सभी चैप्टर्स में ये चीज यूज होगी। तो अगर आपको ये आएगा इसका मतलब ये कि आपने आगे के चैप्टर्स थोड़े थोड़े पढ़े हुए होंगे। क्लियर? तो क्या क्या आएगा हमारे पास, नेम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे सब टाइप के अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर संतृप्त, असंतृप्त, संतृप्त में हमारे पास आता है एल्केन, उसके बाद आते हैं हमारे पास असंतृप्त में एल्कीन, एल्काइन, और लास्ट में आता है एरोमेटिक यानी कि बेंजीन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हल्का सा, जो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो संतृप्त आते हैं। संतृप्त में हमारे पास जो है वो है एल्केन, और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ये हमारे पास इसका सामान्य सूत्र है। असंतृप्त है, असंतृप्त में हमारे पास दो होते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एक क्या होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, एल्कीन एवं एल्काइन, एल्कीन एवं एल्काइन। एल्कीन क्या होता है CnH2n, ये इसका सामान्य सूत्र है। और एल्काइन में और दो हाइड्रोजन कम कर दीजिए, CnH2n-2। क्लियर? लास्ट में आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमारे पास जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ये सब बेंजीन, टोलुइन, ये सब लोग आएंगे। क्लियर? बेंजीन सब जानते हैं, टोलुइन इसको भी सब जानते हैं, ये सब लोग आने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए भाई सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एल्केन के बारे में। सभी में हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले विरचन की मेथड्स, विरचन के जो भी हमारे पास तरीके होंगे, मतलब प्रिपरेशन मेथड्स, उसके बाद भौतिक गुण और देन रासायनिक गुण, देन नेक्स्ट वाले पर चलेंगे। तो यही हमारे पास रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अपन एल्केन की। तो एल्केन जिसको पैराफिन भी बोलते हैं, उसकी विरचन की विधियां कौन कौन सी है, मतलब बनाने के मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास एल्किल हैलाइड से अपन कैसे बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं हमारे पास, एल्किल हैलाइड होते हैं RX। तो RX में से अगर X को हटा के मैं H लगा दूं तो हमारे क्या मिल जाएगा, RX में से अगर मैं X को हटा के H लगा दूं तो ये RH मिल जाएगा। और ये अपचयन हो रहा है, क्यों? क्योंकि X जो है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हट रहा है और कम विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ रहा है। तो यहां पर हमारे पास इसका कुल मिला के क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अपचयन के लिए कौन कौन से हम अभिकर्मक यूज कर सकते हैं। धातु के साथ अगर अम्ल दे रखा है तो सभी अपचायक का काम करते हैं। Zn+HCl आ गया, Cu कॉपर, Zn कॉपर, ये हमारे पास H2O एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ZnCu एल्कोहल के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, NaHG और देन एसिड। इनमें से कोई भी आता है, सभी हमारे पास किसका काम करेंगे, अपचयन का करेंगे। तो एल्किल हैलाइड का अपचयन करके यहाँ पर X को हटा के क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया आपने Zn और HCl लिख दिया, तो ZnHCl हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पर RH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, RH। तो ये हमारे पास बन जाएगा। कोई पुनर्विन्यास वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिंपल X हटाओ H लगाओ, ये होगा। इसके अलावा हमारे पास एल्काइल हैलाइड का अपचयन अपन NaBH4 और LiAlH4 से भी कर सकते हैं। इनका भी सेम ही काम होता है, ये भी X को हटा के H लगाएंगे। बट यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि LiAlH4 NaBH4 के कंपेयर में प्रबल अपचायक होता है। क्लियर? उसका जो कारण है वो ये है कि Na के कंपेयर में यहां पर Li है। क्लियर? जो अधिक विद्युत ऋणी, मतलब सॉरी, अधिक प्रबल लुईस अम्ल है, और बोरोन के कंपेयर में यहां पर एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम की विद्युत ऋणता बोरोन से क्या होती है, कम होती है। क्लियर? साथ ही साथ में हम यहां पर बात करें तो अब होगा क्या, जब RX की रिएक्शन अपन 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो उस वाले केस में तो हमारे पास यही होगा, RH बनेगा। बट
अगर हमारे पास 3 डिग्री आर एक्स हुआ और उसकी रिएक्शन LiAlH4, NaBH4 नहीं, NaBH4 नॉर्मली काम करेगा जो यहां पर लिखा हुआ है, बट अगर LiAlH4 लिया तो यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद एल्कीन रहने वाला है। क्या रहने वाला है, एल्कीन। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसी अपन बात पढ़ेंगे आगे चल के वुर्ज अभिक्रिया में भी, जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रहता है तो वहां पर मान के चलिए कि जो मुख्य उत्पाद होगा वो हमेशा ज्यादातर क्या रहता है, हमारे पास एल्कीन ही रहता है। बात करेंगे अपन उसके बारे में भी आगे। तो यहां पर एक बहुत ही शानदार एग्जांपल दे रखा है हमारे पास, ये आपके लिए उदाहरण है जिससे कि आप चीजों में देख पाओगे। यहां पर ये इस कार्बन का डिग्री, मतलब इस एल्किल हैलाइड का डिग्री कितना है, 3 डिग्री है सर। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो अगर यहां से जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो LiAlH4 दे रखा है एक, और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है NaBH4। तो NaBH4 के साथ रिएक्शन कराओगे नॉर्मली H जुड़ जाएगा, यहां से H आएगा, H जुड़ जाएगा नॉर्मल। बट अगर LiAlH4 के साथ रिएक्शन हो रही है तो अब ये 3 डिग्री है, इसलिए अगर 2 डिग्री होता तो सिंपल X हट के H ही लगता, बट 3 डिग्री है इसलिए यहां पर क्या होगा, इसलिए यहां पर द्विबंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विबंध। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो आएगा डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगा, एल्कीन मेजर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने अलग से आपको बता दिया। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है वुड्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड से ही अपन पहला अपचयन हो गया, दूसरा वुड्स अभिक्रिया। देखो शॉर्ट नोट्स का काम क्या होता है, शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको कि देखो माइंड मैप को आपको कैसे यूज करना है। माइंड मैप को यूज इसलिए ऐसे करना है, एक तो आपको जब कभी भी चैप्टर का रिवाइज करना है तो कम से कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते हो, पूरी थ्योरी रिवाइज कर सकते हो। क्लियर। दूसरा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन में यह प्रॉब्लम रहती है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने, पता ही नहीं चल रहा है। सर शॉर्ट नोट्स बना रहे, लॉन्ग नोट्स बन रहे हमारे, उतने बड़े बन रहे। तो क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट, ये जो हमारे पास माइंड मैप है, यहां से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं वो यहां पर मेंशन किए अपन ने, यहां पर लिए गए, तो इनकी हेल्प से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कम से कम पेज के, है ना। यहां पर सारी चीजें लिखी गई है तो जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर। बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। मतलब उसके लिए क्या करना, जैसे ही चैप्टर रिवाइज हुआ उसके बाद क्या करिए, आप PYQ ले लीजिए, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चंस 20, 25, 15 इस चैप्टर के, जिस भी चैप्टर का आप माइंड मैप देख रहे हो, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। जब आपको पता चलेगा कि आपने कितना, आपको चैप्टर आता है कितना नहीं आता है। क्योंकि अगर माइंड मैप में ही आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर ये वन शॉट बन जाएगा। माइंड मैप का मतलब ये है कि आपको माइंड में मैप बिठाया जा रहा है, चैप्टर का फ्लो किस तरीके से, वो सारी चीजें यहां पर बताई जा रही है। क्लियर। तो यहां पर आता है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में करवाई जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं। और यहां पर होगा क्या, यहां पर आपको इस बंध को तोड़ना है और मुक्त मूलक बनाना है। यहां पर क्या जाएगा, आर आर, ये बन जाएगा हमारे पास, और साथ में बनेगा 2NaX। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो दोनों ही होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि भी होती है और आयनिक क्रियाविधि भी होती है। क्रियाविधि मैंने यहां पर नहीं लिखी है, मुक्त मूलक एवं आयनिक दोनों क्रियाविधि होती है, मुक्त मूलक एवं आयनिक दोनों क्रियाविधि होती है। अगर जब आयनिक क्रियाविधि होती है तो अभिक्रिया जो टाइप रहेगा वो रहेगा हमारे पास SN2, जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है। मुक्त मूलक में सिंपल हमारे पास R मुक्त मूलक दूसरे R मुक्त मूलक से जुड़ेगा और यहां पर क्या बना देगा, RR। यहां पर क्या होगा, जब SN2 अभिक्रिया होगी जो कि अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो एक R माइनस रहेगा, वो दूसरे RX पर आक्रमण करेगा। तो यहां पर ये जब इस पर आक्रमण करेगा तो यहां से क्या बन, इसके ऊपर क्या है, आंशिक धनावेश। क्यों, क्योंकि X और R में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, X की। तो X के ऊपर आंशिक ऋणावेश और R के ऊपर आंशिक धनावेश, इसके ऊपर ऋणावेश है, तो प्लस माइनस बना के यहाँ पर क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। अभिक्रिया की दर उतनी ज्यादा होगी जितना अच्छा क्या रहेगा हमारे पास, निष्कासित समूह, यानी कि I अच्छा लिविंग ग्रुप है, निष्कासित समूह यानी कि लिविंग ग्रुप, देन Br से I सबसे अच्छा, देन Br, देन Cl, देन F। क्लियर। मीथेन इस अभिक्रिया से नहीं बना सकते हैं क्योंकि 2 RR तो आएंगे, मतलब कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। क्लियर। दूसरा, ये सम्मित एल्केन के लिए उपयुक्त है। ध्यान रखिएगा मैंने यहां पर सम्मित लिखा है, सम संख्या के कार्बन
का एल्केन नहीं लिखा है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास मैं बोलता हूं कि क्या आप ये एल्केन इससे बना सकते हो, ये वाला एल्केन, क्या आप इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 6 है, बट क्या इस एल्केन को बनाने की उपयुक्त विधि है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास सममित एल्केन बनाने की उपयुक्त विधि है। आपको करना क्या है कि जो एल्केन रहता है उसको दो बराबर भागों में बांटना होता है। ये जैसे मान लो 3 कार्बन 3 कार्बन, अब यहां पर इसके साथ x जोड़ दीजिए, यहां पर इसके साथ x जोड़ दीजिए, मतलब ये हमारे पास तब बनेगा जब एक एल्किल हैलाइड ये लेंगे, एक एल्किल हैलाइड ये लेंगे। और समस्या ये है कि जब हम दो अलग अलग एल्किल हैलाइड लेते हैं तो हमें 3 उत्पाद मिलते हैं। यहां पर यही दे रखा है कि क्या दे रखा है हमारे पास कि नेक दो अलग अलग RX होने पर 3 अलग अलग एल्केन मिलेंगे, और उससे होगा क्या कि हमें जो एक उत्पाद चाहिए था वो तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ और भी 2 उत्पाद मिल रहे हैं, जिससे कि मेन उत्पाद की उपलब्धि है वो क्या आएगी, कम आएगी और हमारा नुकसान होगा। इसलिए अपन ये वाला जो मेथड है वो किसके लिए यूज करते हैं, सममित एल्केन के लिए ही उपयुक्त रहता है। कैसे हमारे पास 3 बनते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यही 2 हैलाइड ले लेता हूं जो यहां पर ले रखे हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने ये लिए, एक लिया CH3 CH2 CH2 और X, दूसरा जो एल्किल हैलाइड है वो है CH3 CH, यहां पर X CH3। अगर इनकी अभिक्रिया करवाऊंगा मैं Na और शुष्क स्तर के साथ में तो क्या बनेगा, यहां पर मुक्त मूलक, यहां मुक्त मूलक, सही है, X हटा के। अब करना क्या है आपको, जो मुक्त मूलक है उसको दूसरे मुक्त मूलक से जोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ ये 2 ही अणु हैं, बहुत सारे भाई। तो ये अपने इसी अणु के साथ जुड़ सकता है, ये अपने इस अणु के साथ जुड़ सकता है, ऐसे करके हमारे पास कितने बनेंगे, यहां पर टोटल देखो CH3 CH2 CH2, ये वाला जो मुक्त मूलक है ये इसी से वापस जुड़ेगा तो क्या बनेगा CH2 CH2 CH3, एक तो ये बनेगा, क्लियर। प्लस एक कौन सा बनेगा, एक हमारे पास 1 2 3 और 1 2 3, ये मुक्त मूलक इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बनेगा। साथ में ये मुक्त मूलक अगर अपने ही मुक्त मूलक के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास ये बनेगा। तो टोटल 3 बनने वाले हैं। तो अगर ये बनाना है तो ये वाले जो है ये एक्स्ट्रा में है, इसलिए ये विधि सममित एल्केन के लिए ही सही है, क्लियर। फिर से वही पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर आ गया तो उस वाले केस में आपको क्या करना है, यहां से x जाएगा। तो अब होता क्या है कि जब आप आगे पढ़ोगे, अभी हमारे पास जब 12th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ोगे कि SN2 अभिक्रिया कभी भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में नहीं होती है, ठीक है। और यहां पर जो ये जुड़ रहे हैं R डॉट तो ये भी नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि ये 3 जो मिथाइल ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, टकरा जाएंगे आपस में और ये कार्बन कार्बन नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए यहां पर जो मुख्य उत्पाद बनता है वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। तो यहाँ का जो मुख्य उत्पाद है वो है CH3 C द्विबंध CH2 और यहाँ पर क्या आ गया CH3, ये बनता है, क्लियर। अब हमारे पास इसमें एक तरीके के क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर मान लीजिए आपको उत्पाद दे रखा है, क्या दे रखा है, उत्पाद। मान लीजिए आपको यहां पर कोई भी उत्पाद दे रखा है कि ऐसा कुछ दे रखा हो, क्या दे रखा है हमारे पास, उत्पाद दे रखा है। कैसे, मान लीजिए आपको ये दे रखा है कि भैया यहां पर है RR, ये एल्केन बना रखा है, यहां पर बोल रखा है Na और यहां क्या दे रखा है, शुष्क ईथर। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, कौन सी अभिक्रिया है, यहां पर ये अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया है। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए अभिकर्मक क्या होगा, यहां पर जो रिएक्टेंट है वो क्या लिया होगा। तो आपको क्या करना है, उत्पाद दिया हो तो एल्केन को, ये जो एल्केन दे रखा है इसको समान 2 बराबर भागों में बांटना है और उसके साथ x जोड़ देना है। इसका मतलब यहां पर जो अभिकर्मक होगा, आपसे अगर ये पूछा जाए तो ये क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, r, जो भी r बनेगा और x, और इस तरीके से आप बता सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके PYQ में भी आपको मिल जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे पास, तो इस अभिक्रिया में अगर दोनों हैलाइड एल्किल है तो उस अभिक्रिया को जो अपन पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं, वुर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। बट अगर मान लीजिए एक एल्किल है और एक एरिल है तो उस अभिक्रिया को फिटिंग, सॉरी, उस अभिक्रिया अगर ये आ गया हमारे पास, अगर दोनों एरिल है, दोनों एरिल हैलाइड है, एरोमेटिक हैलाइड है, क्लियर, जैसे बेंजीन के साथ डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हो तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। अगर एक एल्किल और एक एरिल है तो एक इधर से नाम आया, एक इधर से, उसको क्या बोलते थे, वुर्ज फिटिंग। और अगर फिटिंग अभिक्रिया में अपन Na की जगह पर कॉपर को ले ले तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं,
उल्मान अभिक्रिया। यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो इस टाइप का बनेगा क्योंकि दोनों एल्किल हैलाइड है। यहाँ जो उत्पाद बनेगा दोनों बेंजीन है तो कुछ इस तरीके का उत्पाद बनेगा। यहाँ जो उत्पाद बनेगा एक बेंजीन होगा, दूसरा एलिफेटिक मतलब CH3 टाइप का, और यहाँ पर भी जो उत्पाद बनेगा वो सेम ऐसा ही बनेगा जो यहाँ बना हुआ है। बस क्या है, Na की जगह क्या है हमारे पास, कॉपर है। Na की जगह क्या है हमारे पास, कॉपर, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे पास तो यहां पर और भी अभिक्रिया हैं। अब ये जो अभिक्रिया है ये ज्यादा सही है सभी किससे, वुड्स अभिक्रिया से। क्यों? क्योंकि वुड्स अभिक्रिया में अपन सम्मित एल्केन ही बना सकते, बट यहां पर अपन असम्मित एल्केन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर कार्बन जो है वो धातु के साथ जुड़ा है तो कार्बन पर ऋणावेश रहेगा। क्या रहेगा, ऋणावेश। तो यहां पर भी देखो ये जो R है ये कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ R Zn के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ R Mg के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन सभी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्या है, पार्शियल मतलब आंशिक ऋणावेश है। और यहां पर अगर बात करोगे R X के साथ जुड़ा हुआ है तो R के ऊपर आंशिक धनावेश और X के पास आंशिक ऋणावेश। क्यों? क्योंकि X की विद्युत ऋणता सर ज्यादा होती है R से। तो अब क्या होगा, ये जो माइनस है ये इस पर जाएगा, यहां पर भी ये जो माइनस है ये इसके पास जाएगा, यहां पर भी ये जो माइनस है ये इसके पास जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? यस। तो ये वाली चीज यहां पर होने वाली है, और जब ऐसा होगा तो हमारे पास जो अभिक्रिया होने वाली है यहां पर क्या होगा, आर आर डैश, क्या आ जाएगा, आर आर डैश आ गया। मतलब आप अब असम्मित एल्केन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, असम्मित एल्केन बना सकते हो। तो यहां पर ये चीज का फायदा है हमारे पास कि असम्मित एल्केन बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्केन बनाने के लिए हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास अपचयन द्वारा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अपचयन द्वारा। तो अपचयन में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास लाल फास्फोरस प्लस HI प्रबल अपचायक होता है तो ये क्या करता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको एल्केन में बदल देगा, कोई भी क्रियात्मक समूह को किस में बदल देगा, एल्केन। जैसे यहां पर क्या दे रखा है, RCOS RCOC एल्डिहाइड, ये क्या है, एसिड हैलाइड। क्लियर, अम्ल हैलाइड है। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, ये जो कार्बन है इसको किस में बदल देगा, CH3 में। तो ये हो गया RCH3 एल्केन। यहां पर भी R तो ही, इसको CH3 में RCH3, यहां पर भी वही सेम होगा, बट यहां पर अलग से कार्बन नहीं है तो यहां इस R के साथ ही क्या जोड़ देगा, H। तो ये भी क्या बना दिया, एल्केन। यहां पर वही सेम R, ये C डबल बॉन्ड O को किस में बदल दिया, CH2 में, और ये क्या बन गया, R। तो ये हमारे पास बन गया। क्लियर। इनके अलावा हमारे पास दो अपचायक और होते हैं जो कि नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्लीमेंसन अपचयन द्वारा, दूसरा है वोल्फ किस्नर अपचयन द्वारा। क्लीमेंसन अभिकर्मक क्या होता है, क्लीमेंसन अभिकर्म होता है कि अगर ZnHG का अमलगम बना रखा है और उसके साथ क्या दे रखा है, कंसंट्रेट HCl, तो इसका काम क्या है, ये C डबल बॉन्ड O को किस में बदल देते हैं, C डबल बॉन्ड O को। अगर यहां पर क्लीमेंसन अपचयन को मैं CR लिख रहा हूं, C फॉर क्लीमेंसन, R फॉर अपचयन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर अगर मैं क्लीमेंसन रिडक्शन करवा दूंगा तो ये C डबल बॉन्ड O को किस में बदल देते हैं, CH2 में बदल देते हैं। क्लियर। वोल्फ क्रिस्टन अपचयन की अगर मैं बात करूं तो वोल्फ क्रिस्टन अपचयन में क्या रहता है, अभिकर्मक चेंज है, बस काम सेम है। अभिकर्मक क्या है यहां पर, अगर आप यहां पर अभिकर्मक देखोगे तो एक है N2H4, क्या है बेटा हमारे पास, N2H4 है। क्या अभिकर्मक दे रखा है हमारे पास, N2H4। और ये N2H4 मतलब क्या होता है, इसका नेम है बेटा हाइड्रोजीन, और इसके साथ में दूसरी बार में क्षार के साथ में क्या मिलेगा, तापमान। अब ये क्षार कुछ भी हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, RO माइनस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, R एल्काइल समूह है ना। तो यहां पर क्या जाएगा हमारे पास, इसका भी काम सेम है, C डबल बॉन्ड O। और अगर वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन यानी कि WKR को अगर लिया जाए तो ये भी इसको किस में बदल देगा, CH2 में। C डबल बॉन्ड O को किस में बदल रहे हैं, CH2 में बदल रहे हैं, दोनों का काम समान ही है। क्लियर। यहां पर एक चीज ध्यान रखते हैं, यहां पर अम्ल है तो कोई ऐसा समूह ना हो इस कंपाउंड में जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, अम्ल है हमारे पास अभिकर्मक में। यहां पर अभिकर्मक में क्षार है तो कोई ऐसा समूह ना हो जो क्षार के साथ अभिक्रिया करे, जैसे कि हमारे पास एल्किल हैलाइड, हैलाइड समूह नहीं होना चाहिए वरना विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी। और यहां पर एल्कोहल नहीं होना चाहिए है ना, और ईथर नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे समूह नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सभी HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो समूह भी क्या कर जाएंगे, अभिक्रिया कर जाएंगे, और जो हमें उपयुक्त प्रोडक्ट चाहिए वो ना मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपचयन में ही जो आता है वो है हमारे पास ये
हाइड्रोकार्बनों के अगर अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, उनका अगर हाइड्रोजनीकरण करे तो उससे अपन को क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। तो यहां पर उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है विषमांगी और दूसरा होता है समांगी। एक क्या होता है हमारे पास विषमांगी और दूसरा क्या होता है समांगी। विषमांगी के कौन कौन से हैं, पीटी, पीडी, एनआई, ये हमारे पास धातु दे रखे हैं, इनके साथ में H2 होता है। सरफेस पर अभिक्रिया होती है, यानी कि पृष्ठीय अभिक्रिया होती है, पृष्ठीय मतलब पृष्ठ पर होगी, सरफेस पर, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, अब ये एक अभिक्रिया अगर इनमें से मैं Ni यूज करता हूं उसके साथ H2 यूज करता हूं तो उस अभिक्रिया को सेबेटियर सैंडरसन अभिक्रिया बोलते हैं, क्लियर। और ये है विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन उत्प्रेरक, जो याद रखना है आपको, PPH का होल थ्राइस, PPH3 होल का होल थ्राइस, RHCl ये रोहिडियम है, ये समांगी है। समांगी और विषमांगी का क्या मतलब होता है, ये आपने भौतिक रसायन में भी पढ़ा होगा हमारे पास। समांगी मतलब कि इसकी जो भौतिक अवस्था है वो रिएक्टेंट के साथ मिल समान है, और या विषमांगी मतलब भौतिक अवस्था रिएक्टेंट के समान नहीं है, असमान है, क्लियर। काम क्या है, काम बहुत सिंपल है, अपचयन करना है। अपचयन मतलब जो भी मिलेगा, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्केन में बदल देगा, एल्काइन है उसको पहले एल्कीन में देन एल्केन में, कुल मिला के जाएगा किसमें, एल्कीन में। और सबसे जरूरी चीज जो ये है कि यहां पर जो योग होता है वो कौन सा योग होता है, सिन योग होता है, क्लियर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अभिक्रिया पृष्ठीय होगी तो जो हाइड्रोकार्बन बड़ा होगा तो वो मैं धातु की सरफेस पर नहीं जा पाएगा इजीली, है ना, आसानी से धातु की सरफेस पर नहीं जा पाएगा, यानी कि जितना छोटा हाइड्रोकार्बन होगा उतना इजीली सरफेस पर चला जाएगा, जिससे अभिक्रिया की दर ज्यादा रहेगी। तो अगर एल्किल समूह का साइज बड़ा है, आकार बड़ा है, तो दर कम होगी, तो मैं बोल सकता हूं अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होगी एल्किल समूह का आकार, और इसीलिए एल्काइन की जो क्रियाशीलता है वो एल्कीन से ज्यादा होती है हाइड्रोजनीकरण के लिए। क्यों होता है सर ऐसा, क्योंकि एल्काइन में हमारे पास देखिए आप, एल्काइन में हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही बॉन्ड रहेगा, बट एल्कीन में अगर आप बात करोगे तो यहां पर दो आएंगे। अब ये R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, कुल मिला के यहां पर दो समूह हैं, एक कार्बन के पास, यहां पर एक ही समूह है, तो यहां पर जो त्रिम आकार है वो कम है, तो इसलिए इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, क्लियर। सिन, अब सिन योग होता है, सिन योग होगा मतलब अभी अपन देखेंगे सिन योग का क्या मतलब, H2Ni के साथ रिएक्शन होगी। पहले ये देखो एल्काइन है, एल्काइन किस में बदलेगा, एल्कीन में, तो यहां पर जो एल्कीन बनेगा वो सिस यानी कि समपक्ष बनेगा। कौन सा बनेगा, समपक्ष। उसके बाद रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, रिएक्शन कहां और आगे जाएगी, और आगे जाके क्या बनाएगा, RCH2CH2R, क्लियर। अब यहां समपक्ष विपक्ष लिखने का कोई सीन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो एल्केन है, इसमें ज्यामितीय समावयवता होती ही नहीं है। यहां पर बहुत शानदार मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर यहां पर एल्कीन दे रखा है, एल्कीन में कौन सा एल्कीन है हमारे पास, समपक्ष, और अगर समपक्ष एल्कीन पर यहां पर कौन सा योग होता है, सिन योग हो रहा है, क्योंकि ये तो सिन योग देते हैं, तो उस वाले केस में अगर समपक्ष पर सिन योग होता है तो जो उत्पाद बनता है वो मीजो बनता है। क्या बनता है, मीजो। यहां पर आएगा डी, डी एक तरफ, एच, एच एक तरफ, यहां पर आ गया एम ई, यहां पर भी क्या आ गया, एम ई। तो ये जो उत्पाद बनेगा हमारे पास, ये कौन सा रहने वाला है, ये हमारे पास रहेगा मीजो। कौन सा उत्पाद रहेगा, मीजो उत्पाद रहेगा, क्लियर। बट अगर मान लीजिए हमारे पास समपक्ष की जगह विपक्ष होता तो फिर ये नहीं बनता, समपक्ष की जगह अगर विपक्ष होता तो हमारे पास ये नहीं बन रहा होता, क्लियर। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें देखिए हमारे पास ये क्या है, ये विपक्ष है, क्या आपको दिख रहा है, एच, एच अपोजिट साइड में है, एच, एच विपरीत दिशा में, तो ये क्या है हमारे पास, विपक्ष है। तो जब विपक्ष पर योग होगा D2Ni का, तो यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो रेशमिक मिश्रण रहने वाला है। क्या रहने वाला है, रेशमिक मिश्रण। तो यहां पर आएगा H, यहां D, यहां H, सॉरी यहां H, यहां D, यहां D, यहां H, तो ये विपरीत दिशा में है, यहां पर Me, Me, एक उत्पाद ये बना है, सेम इसी का मिरर इमेज एक और बनेगा, सेम इसी का मिरर इमेज एक और बनने वाला है, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास जो एक मिरर इमेज और बनेगा, और ये दोनों कितने कितने बनेंगे, 50-50% बनेंगे। तो ये हो गया हमारे पास H। यहां पर अब देखो इसका जब मिरर इमेज लोगे तो H जो दाई तरफ है वो बाई तरफ आ जाएगा, और जो दाई तरफ है वो किधर चला जाएगा, ये दाई तरफ है तो ये बाई तरफ, यहां पर आ जाएगा ये D,
यहाँ पर आ जाएगा H। ये दोनों 50-50% बनते हैं और इसी को क्या बोलते हैं अपन, रेशमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको किसी प्रकार को दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अब अगर सर हमें मान लीजिए एल्केन तक रिएक्शन को नहीं लेके जाना है अभिक्रिया को और एल्कीन ही चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए मेरे को इसकी क्रियाशीलता को कम करना पड़ेगा। और क्रियाशीलता को कम करने के लिए हमारे पास यहां पर आता है BaSO4 या फिर इसके साथ में CaCO3 भी आ सकता है। इसकी जगह क्या आ सकता है, CaCO3 भी आ सकता है। तो ये जो उत्प्रेरक है H2PdBaSO4, इसको क्या बोलते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक। क्लियर, ये हमारे पास है। ये भी क्या करता है, संयोग ही करेगा। क्या करेगा, संयोग। तो अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर दे रखा RC ट्रिपल बॉन्ड CR और यहां पर क्या दे दिया अपन ने, लिंडलार कैटलिस्ट दे दिया, लिंडलार उत्प्रेरक यानी कि H2 के साथ में क्या दे दिया हमारे पास, PdBaSO4। तो इस वाले केस में क्या बनेगा हमारे पास, यहां बन जाएगा RCH द्विबंध CH और R, ये बन गया। बट अगर मान लीजिए मुझे ट्रांस चाहिए है, क्या चाहिए मुझे, ट्रांस। तो ट्रांस के लिए हमारे पास है बर्च रिडक्शन। इसको नाम याद रख सकते हो आप कि बर्च रिडक्शन जो है उसमें एंटी एडिशन होता है। क्या होता है, एंटी एडिशन। इसके जो अभिकर्मक है वो क्या है, Na के साथ में क्या दे रखा है, द्रव NH3, लिक्विड NH3 दे रखा है। ध्यान रखिएगा यहां पर संपर्क मतलब संयोग होगा, यहां पर जो होगा वो एंटी एडिशन होता है। याद कैसे करोगे, बर्च मिर्च, ऐसा याद रख सकते हो आप। मतलब आपके लिए बोल रहा हूं मैं कि भाई मिर्च से दूर रहना चाहिए वरना आंखों में जलन वलन हो जाएगी। ऐसे ही ये जो जोड़ेगा उनको विपरीत दिशा में जोड़ेगा, दूर दूर, तो उससे क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं MEC ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर भी क्या है बेटा, Me है। और यहां पर अगर मैं ये अभिक्रिया करवा दूं किसके साथ, Na, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दूं, द्रव NH3 के साथ, तो इस वाले केस में क्या होगा, यहां पर एंटी योग हो रहा है। तो एंटी योग होगा तो यहां पर क्या बनेगा, विपक्ष बनेगा। क्या बनेगा, MECH। अब देखना ये जो हाइड्रोजन जोड़ रहा है ये कहां जोड़ेगा, इधर, और यहां पर क्या आ गया Me, तो क्या बन रहा है, विपक्ष बन रहा है। क्या बन रहा है, विपक्ष। क्लियर, समपक्ष मतलब ये ट्रांस है और इसे यहां पर एक मजेदार बात यह कि अगर हमारे पास शीर्ष एल्काइन हुई, शीर्ष एल्काइन यानी कि टर्मिनल एल्काइन अगर हुई, तो उसका ये अपचयन नहीं कर पाता। कौन, बर्च। ये तो कर देगा लिंडलार, इसको कोई दिक्कत नहीं, बट बर्च नहीं कर पाएगा। क्यों, उसकी समस्या ये है क्योंकि अगर हमारे पास जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है यानी कि जो शीर्ष एल्काइन है उसमें जो शीर्ष हाइड्रोजन है CH3C त्रिबंध CH, तो ये अम्लीय प्रकृति का है। कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। क्यों, क्योंकि ये sp हाइब्रिड sp संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। sp संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए यहां पर होगा क्या, इसलिए यहां पर हमारे पास जब आप Na लेके आओगे तो ये क्या है, धातु, ये क्या है, अम्ल। धातु और अम्ल अभिक्रिया करके क्या निकालते हैं, H2 गैस। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और यहां पर क्या निकल जाएगी, हाफ H2 गैस निकल जाएगी। तो अपचयन नहीं हुआ, जबकि यहां पर क्या होगी, एसिड बेस अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। तो शीर्ष एल्काइन को Na द्रव NH3 द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, यहां से अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट जो विरचन के जो आते हैं हमारे पास, वो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी हमारे पास दो तरीके हैं हमारे पास बनाने की। पहला है हमारे पास सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है जहां से CO2 निकल रहा है। क्लियर, तो एक सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण है, एक कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया है या अपघटनीय विधि है। क्लियर, ये दोनों है, ये दोनों हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल या उनके लवणों से होती है। तो होगा क्या, सोडा लाइम किसको बोलते हैं, सोडा लाइम होता है हमारे पास NaOH प्लस CaO का मिश्रण जो है उसको अपन बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम में होगा क्या कि जितने आपके पास कार्बन है उससे एक कम कार्बन का आपको क्या मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। जैसे हमारे पास ये दे रखा है RCOONA हो सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। अगर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये भी NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, लवण बना देगा, क्योंकि ये क्या है, क्षार है, ये अम्ल है, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, लवण बना देंगे। तो जब इसकी अभिक्रिया करोगे, ये NaOHCO क्या है, सोडा लाइम, तो होता क्या है कि आपको ये करना है कि यहां से इसको हटाइए और क्या बना दीजिए, H लगा दीजिए। COONA हटाओ, H लगाओ, ऐसा आप लिख सकते हो, ये बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, Na2CO3। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास
इसमें R प्लस एक कार्बन था, यहां पर R कार्बन होंगे, R में जितने कार्बन होंगे उतने ही होंगे। क्लियर? तो जितने कार्बन यहां पर रिएक्टेंट में होंगे उससे एक कम कार्बन का यहां पर उत्पाद मिलेगा। दूसरा है कोल्बे विद्युत अपघटन विधि। इसमें आपको कैसे पहचान में आएगा कि देखो दोनों में हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण मिलेगा, बट पहचानोगे कैसे? यहां पर आपको NaOH दिया होगा, यहां पर विद्युत अपघटन के साथ में H2O दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? विद्युत अपघटन के साथ में H2O। तो आपको करना क्या है, यहां पर भी मुक्त मूलक बनाना है। क्या करना है? मुक्त मूलक बनाइए। इसमें क्या करिए आप, यहां से इसको तोड़िए, मुक्त मूलक बनाइए। एक मुक्त मूलक ये बना, एक और मुक्त मूलक बनाइए, R मुक्त मूलक, तो यहां पर बन जाएगा R। क्लियर? साथ में ये COO यहां से बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा? CO2। साथ में बनेगा हमारे पास NaOH। अगर यहां पर Na है तो NaOH बनेगा, अगर K रहेगा तो KOH बन जाएगा और मिलेगा H2। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इसकी आप क्रियाविधि जब देखोगे तो उससे समझ में आएगा कि यहां जो हम बात करेंगे कि कौन एनोड पर मिलेगा, कौन कैथोड पर मिलेगा। तो एनोड पर जो मिलता है वो कौन कौन मिलता है? एनोड पर आपको मिलने वाला है यहां पर जो कार्बन वाले जो कंपाउंड है वो मिलेंगे एनोड पर, यानी कि एल्केन में भी कार्बन है वो मिलेंगे और साथ में CO2 है, ये भी, इसमें भी कार्बन है, तो ये कहां पर मिलेगा? एनोड। कैथोड पर कौन मिलेगा? कैथोड पर अपचयन होता है, तो H प्लस का अपचयन हुआ है H2 में। क्लियर? NaOH कहां पर मिलेगा? विलियन में। NaOH विलियन में ही पड़ा रहेगा। तो NaOH क्या है? एक प्रबल क्षार है, इसकी वजह से जो अम्ल जो हमारे पास विलियन रहेगा उसकी pH बढ़ जाएगी, तो यहां पर लिखा हुआ pH बढ़ जाती है। क्लियर? और इससे आप मीथेन बना सकते हो कि मीथेन नहीं बना सकते, ये भी लिख लीजिए आपके पास कि इससे आप मीथेन CH4 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सर R R आ रखा है, तो इसका मतलब कम से कम 2 कार्बन का ही बनेगा। कम से कम कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का। और यहां पर भी अगर मान लीजिए आपने 2 लवण जो है अलग अलग ले लिए, तो आपको जैसे हमारे पास वुड्ज अभिक्रिया में 3 उत्पाद मिल रहे थे, यहां पर भी 3 उत्पाद मिलेंगे, तो उनके लिए यह अभिक्रिया सही नहीं है। क्लियर? अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है भौतिक गुण कि एल्केनों के भौतिक गुण। तो एल्केनों के भौतिक गुण बहुत ही सिंपल है हमारे पास। C1 से C4 गैस, C5 से C17 द्रव होते हैं, C18 या उसके आगे वाले सब क्या रहते हैं? मोम जैसे ठोस रहते हैं। यहां पर C5 5 कार्बन का जो एल्केन है उसके बहुत सारे हमारे पास आइसोमर बनाते हैं अपन। ठीक है? संरचनात्मक समावयवी, उनमें से एक समावयवी है उसका नाम है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन जो होता है वो हमारे पास गैस रहता है। उसका रीजन ये है क्योंकि नियोपेंटेन में शाखा बहुत ज्यादा रहती है, और जितनी ज्यादा शाखा होती है उतना मॉलिक्यूल का, उतना अणु का क्या होता है, जो क्वथनांक है वो कम रहता है और वो द्रव अवस्था में रहता है। और अगर द्रव है तो गैस अवस्था, तो ये गैस अवस्था में पहुंच गया। क्लियर? क्योंकि शाखा बहुत ज्यादा है। तो क्वथनांक जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है अणु भार के। किसके रहेगा? अणु भार के, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा क्या रहेगा हमारे पास? क्वथनांक रहेगा। अब अगर मान लीजिए हमारे पास अणु भार समान हुआ, तो उस वाले केस में अपन क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है शाखा के। शाखा मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो रखी है उसके, अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या रहने वाला है? कम रहने वाला है। क्लियर? क्योंकि जो समावयवी होते हैं उनमें अपन बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट अणुभार वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सर इनका तो अणुभार समान रहता है, इनका तो अणुभार क्या रहता है? समान रहता है, इसलिए अपन यूज नहीं कर सकते। क्लियर? यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये है, इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, तो सबसे ज्यादा अनुभार किसका है? इसका। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो किसका रहेगा हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो क्वथनांक है वो इसका रहने वाला। अब इन दोनों में से अगर डिसाइड करें, 4 कार्बन 4 कार्बन, ब्रांचिंग किस में हो रखी है? इसमें, इसलिए इसका ब्रांचिंग हो रखी है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? कम रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं अपन यहां पर गलनांक की। तो गलनांक में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सम संख्या के एल्केन है, मतलब जिसमें कार्बन सम संख्या में है, वो अपने पास वाले, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 के पास कौन है? बढ़ के 5 है, और कम कौन है? 3। तो 4 का गलनांक 5 और 3, यानी कि पेंटेन और प्रोपेन दोनों से ज्यादा रहने वाला है ब्यूटेन का। क्लियर? तो जो सम संख्या में जो कार्बन है उसके एल्केन का गलनांक ज्यादा होता है विषम से, और इसका जो कारण होता है वो रहता है सममिति, क्योंकि गलनांक हमेशा ही सममिति से देखा जाता है। जब अपन एल्कीन की बात करेंगे तब भी मैं आपको यही बोलूंगा। क्लियर?
सम्मित एल्केन वाले ज्यादा सम्मित होते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होगा, उसका गलनांक ज्यादा रहेगा। जल में विलय तथा जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में क्या रहते हैं, विलय रहते हैं। क्योंकि जल में इसलिए अविलय रहेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी मतलब पोलर ध्रुवीय है ही नहीं, तो इसलिए क्या रहते हैं, जल में अविलय रहते हैं। क्लियर। और अगर फिर भी जल में अगर विलयशीलता का कभी आ भी जाए तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे विलयता कम होती जाएगी, क्योंकि कार्बन जो है वो जल विरोधी परमाणु है। क्लियर। तो इसलिए वो विलय नहीं रहता है। तो जितने ज्यादा कार्बन परमाणु उतनी विलयता कम, किसमें, जल में। क्लियर। अब आते हैं हमारे पास रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म की अगर मैं बात करूं तो एल्केन का जो रासायनिक गुणधर्म है उसकी जो मुख्य अभिक्रिया है वो है मुक्त मूलक। मुख्य अभिक्रिया जो है, क्योंकि यहां पर कोई भी पाइप बंद वगैरह तो है नहीं, तो मुख्य अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी रहती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रहती है। इसमें प्रतिस्थापन ही हो सकता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, जिसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो आप। यहां पर पहली अभिक्रिया जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एक यही है, प्रकाश हैलोजनीकरण। इसमें क्या होता है, हमारे पास CH4 है और CH4 की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं X2 के साथ। क्लियर। अब यहां पर जो है वो यूज किया जाता है HNO। अब याद होगा जब मैंने आपको सामान्य कार्बनिक रसायन का लेक्चर भेजा था, उसमें मैंने बताया था कि अगर HNO या यूवी लाइट या बहुत ज्यादा तापमान हो, उस वाले केस में समान विखंडन होता है। तो यहां पर जो मुक्त मूलक, यहां पर जो क्रियाविधि होगी वो कौन सी होगी, मुक्त मूलक क्रियाविधि होने वाली। अब होगा क्या, एक X हटाओ, एक H हटाओ, X लगाओ, तो यहां पर बनेगा CH3 और ये बन गया X प्लस क्या आएगा, HX। अब क्या होगा, X तो अभी भी, H तो इसके पास अभी भी है, तो वापिस से हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर जब तक H हटेगा नहीं तब तक सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। CH2X2 प्लस CHX3 प्लस CX4 और साथ में HX, ये सब प्रोडक्ट बनते हैं, सभी उत्पाद बनेंगे। क्लियर। अब मेन चीज ये है कि मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला उत्पाद चाहिए ज्यादा क्वांटिटी में, बट अभी ये बन रहे हैं, ये तो वेस्ट है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, देखो ये वाला उत्पाद से जब X2 अभिक्रिया करेगा तब जाके एक और हैलोजन जुड़ेगा, क्योंकि इसमें एक हैलोजन जुड़ रहा है तब तो ये बन रहा है, इस वाले में एक हैलोजन जुड़ेगा तो ये बनेगा, इस वाले से जब हैलोजन अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा। कुल मिला के बात ये कि अगर मेरे को ये चाहिए तो हैलोजन की अभिक्रिया CH4 यानी कि एल्केन से होनी चाहिए। इसका मतलब अभिक्रिया में इतना एल्केन डाल दो कि हैलोजन को एल्केन ही एल्केन मिले। तो अगर एकल हैलोजनीकृत यानी कि CH3 टाइप X की अधिक अवधि के लिए एल्केन को आधिक्य में लेना है, एल्केन को किस में लेना है, आधिक्य में, एक्सेस में लेना है। यहां पर अगर मैं X2 की क्रियाशीलता की बात करूं तो X2 की जो क्रियाशीलता है वो हमारे पास रहती है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ध्यान रखना, हमेशा दिमाग में आयोडीन का रहता है, बट फ्लोरीन यहां पर सबसे ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि लिविंग ग्रुप जैसा कोई सीन है नहीं। F2 देन Cl2 देन Br2 और उसके बाद सबसे कम क्रियाशील कौन है, I2। नेक्स्ट अगर मैं हाइड्रोजन की क्रियाशीलता की बात करूं तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि अभिक्रिया कौन सी है, मुक्त मूलक। तो जितना ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक बनेगा उतनी क्रियाविधि ज्यादा रहेगी। तो अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो वहां अधिक स्थायी बनेगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता देखनी है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता ज्यादा रहती है। उसके बाद आएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, देन आएगा हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर। अब बात आती है मुख्य उत्पाद की। तो मुख्य उत्पाद क्लोरीन में अलग तरीके से अपन डिसाइड करते हैं। जनरली मैक्सिमम केसेज में 3 डिग्री रहता है, बट कभी कभार 1 डिग्री भी बन जाता है, उसके अलग रीजन है, अलग कारण है अपने। ठीक है। बट यहां पर अगर ब्रोमीनीकरण अगर आपको दे रखा है, कभी Br2 HNO वगैरह दे रखा है, तो हमेशा अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन कहीं पर प्रेजेंट है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला ही मुख्य उत्पाद होगा। अगर बाई चांस उसमें 3 डिग्री वाला नहीं है तो 2 डिग्री वाला मुख्य उत्पाद होगा, जहां पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन है। क्लियर। मतलब मुक्त मूलक बनाने के बाद उसका स्थायित्व आपको देखना है। तो हमेशा ब्रोमीनीकरण में यह है। आयोडीनीकरण के लिए प्रबल ऑक्सीकारक HiO3 या HNO3 वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि I2 जो है वो हमारे पास HI में बदल रहा है। यहां पर जो HI है ये प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है, अपचायक। और ये क्या करता है, ये अपचयन कर देगा किसका, I2 का। I2 जो हमारे पास है उसका अपचयन कर देगा। इसलिए होता क्या है कि हमारे पास आयोडीनीकरण के लिए प्रबल अपचायक यूज करते हैं, HiO3 HNO3। ये क्या करते हैं कि जो HI बन रहा है उसको नष्ट कर देते हैं। HI को किस में बदल देंगे, ये HI को
आई को किस में बदल देंगे, HI प्लस मान लीजिए HiO3 में यूज कर रहा हूं, तो ये किस में बदल देंगे उसको, यहाँ पर 5HI अगर मैं लिख दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3I2, क्या आ गया 3I2 प्लस 3H2O, तो उसको I2 में बदल देते हैं, मतलब नष्ट कर देंगे उसको। एकल हैलोजनीकरण की संरचनात्मक उत्पादों की संख्या, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट दे रखा है अभिकर्मक और उसमें आपसे पूछ लिया कि बताओ कितने संरचनात्मक उत्पाद बन रहे हैं मोनो हैलोजनीकृत, क्या बन रहे हैं, एकल हैलोजनीकृत या मोनो हैलोजनीकृत, तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि संरचनात्मक एकल हैलोजनीकृत संरचनात्मक उत्पादों की संख्या इज इक्वल टू हाइड्रोजन के अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन की संख्या, अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन की संख्या, जितने हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार के होंगे उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, उतने क्या बनेंगे, संरचनात्मक उत्पाद बनने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए यहां पर कि इसके कितने उत्पाद बनेंगे संरचनात्मक, अगर आपसे टोटल पूछे तो उसमें त्रिम वाले भी आएंगे तो वो आपको अलग से काउंट करने पड़ेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही एग्जांपल बहुत शानदार वाला लिया है, ये मेंस में बहुत बार पूछा जाता है, बट मेंस में इतनी बार पूछ लिया तो अब अपने एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। यहां पर अगर बात करें कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ये दो मिथाइल है, दोनों मिथाइल इस CH से जुड़े हुए हैं तो ये एक टाइप का हो गया। दूसरा हमारे पास ये आपको दिख रहा है कि ये 3 डिग्री है तो ये अलग है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है तो ये भी हमारे पास अलग है, ये भी क्या है हमारे पास अलग है। अब मेन बात ये है कि सर ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, तो ये तीनों सर समान हो गए तो एक साथ क्यों नहीं लिख दिया, नहीं ये एक जैसे नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है, एक जैसे तो है, एक जैसे इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इस मिथाइल को देखोगे तो ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, बट अगर आप इन दोनों मिथाइल को देखते हो तो 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों एक जैसे हैं बट ये इनके जैसा नहीं है। तो यहां कितने टाइप के हो गए, 1 2 3 और ये 4, तो यहां पर 4 टाइप के संरचनात्मक उत्पाद बनेंगे अलग अलग। क्लियर, तो इसलिए मैंने बोला जितने टाइप के हाइड्रोजन, ये नहीं कि 3 3 6 सब काउंट करो, बस टाइप देखने कितने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है। नेक्स्ट अगर हमारे पास बात करें तो नेक्स्ट आता है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण हमारे पास जो है वो उच्च तापमान पर होती है, क्योंकि जनरली एल्केन वैसे रिएक्ट नहीं करते तो उच्च तापमान पर करते हैं, तो वाष्प अवस्था में रहता है। तो होता क्या है, यहाँ पर NO2 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, NO2, ये भी अभिक्रिया मुक्त मूलक है, तो आपको जितने भी यहाँ पर बॉन्ड अलग अलग टूट रहे हैं सब बंद को तोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए पहले मैं इधर से एक H को हटाता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 और यहां पर क्या आ गया, NO2, ये बन गया। उसके अलावा क्या कर सकता हूं मैं, इसी में इस वाले बीच वाले हाइड्रोजन को भी हटा सकता हूं। तो अगर मैं बीच वाले हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वो क्या बन रहा है, यहां पर ये बना और साथ में क्या आ गया हमारे पास, NO2 आ गया। अब और क्या हो सकता है, और हमारे पास ये हो सकता है कि सर ये बीच वाला बॉन्ड टूट जाए, तो अगर बीच वाला बॉन्ड टूट जाए तो उस वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा, एक बनेगा CH3 के साथ में NO2 आ सकता है और एक CH3 CH2 के साथ में आ सकता है। एक किसके साथ आ सकता है, CH3 CH2 के साथ। तो यहां पर एक NO2 ये आ गया और दूसरा एक हमारे पास ये भी बन सकता है। तो ये अलग अलग उत्पाद पॉसिबल है। तो जितने भी अलग अलग बॉन्ड टूट रहे, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़िए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़िए, सारे टूटेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है समावयवीकरण। तो समावयवीकरण में आपको यह ध्यान रखना है कि जो अभिकर्मक है वो क्या यूज किया जाता था। AlCl3 के साथ अपन हीट करते हैं तो ये होता क्या है कि हमारे पास समावयवीकरण मतलब सेम ही मॉलिक्यूलर अणुसूत्र समान रहेगा बट यौगिक अलग हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जनरली ब्रांचिंग होती है, शाखित। तो यहां पर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो मैं आपको बता देता हूं। CH3 ये है हमारे पास 4 कार्बन आगे और यहां पर आइसो ग्रुप अगर लगा दिया जाए CH3, इसका आप नेम भी याद रखना, पूछा जा सकता है इसका कॉमन नेम देके, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, IUPAC नाम पूछा जा सकता है। इसका कॉमन नेम है ट्रिप्टेन। क्या है, ट्रिप्टेन। क्लियर, ये ट्रिप्टेन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ट्रिप्टेन का IUPAC नेम क्या है, स्ट्रक्चर नहीं देगा, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हमारे पास बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिकरण। क्या है, एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण में क्या होता है, हमारे पास रिंग बनेगी, एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन। तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एरोमेटिकरण के लिए कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है। तो कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है, 6, क्योंकि बेंजीन रिंग तभी बनेगी। तो यहां पर अगर 6 दे रखे हैं नॉर्मल, तो रिएजेंट अभिकर्मक याद रखना, Cr2O3 Al2O3 के साथ में V2O5 या Al2O3 के साथ V2O5 दे दिया, तो इस वाले केस में हमारे पास यहां बन गया बेंजीन।
नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखोगे आप उदाहरण में, तो यहाँ पर 7 कार्बन है, कितने 5 6 7, तो क्या होगा 6 तो बन गए, ये बेंजीन बन गई। एक कार्बन बचा, उसको कहीं पर भी लगा दीजिए, जैसे यहाँ लगा दिया, तो ये बन गया टोलुइन। क्या बन गया? टोलुइन। अब आता है हमारे पास ये, तो यहां पर अगर देखोगे तो कितने कार्बन है? 8। कितने कार्बन है? 8। तो जब 8 कार्बन है तो हमारे पास यहां पर क्या होगा? कोई भी 6 कार्बन, या तो इधर वाले 6 या इधर वाले 6, क्या बन जाएंगे हमारे पास? या तो इधर वाले 6 या इधर वाले 6 बनेंगे, तो 2 कार्बन एक साथ बचेंगे। तो उस वाले केस में हमारे पास जो रिंग बनेगी एरोमेटिक, वो बन गई CH2CH3। एक तो ये बन सकता है। दूसरा हमारे पास, अगर मान लो सर बीच वाले 6 से भी तो रिंग बन सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर बीच वाले 6 से हमारे पास रिंग बनी, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3CH3। इसका नेम है जाइलीन। क्या नेम है? जाइलीन। कौन सा जाइलीन? ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पर जुड़े हुए ना, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो जाइलीन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीकरण में हमारे पास एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है कि अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन रहेगा तभी ऐसा होगा हमारे पास। 3 डिग्री हाइड्रोजन है तभी ऐसा हो सकता है कि KMnO4 के साथ जब अपन गर्म करते हैं तो ये जो है हमारे पास किस में बदल जाएगा? एल्कोहल में। किस में बदल जाएगा? एल्कोहल में बदल जाता है। बट 3 डिग्री होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। ये हमारे पास आ जाएगा। इसी के साथ हमारा एल्केन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे किसकी? एल्कीन की। तो नेक्स्ट हमारे पास है एल्कीन, जिसको अपन ओलिफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिफिन। तो अगर एल्कीन की बात करूं मैं, तो प्रिपरेशन सबसे पहले वही विरचन की बात करते हैं। तो विरचन की अगर अपन बात करें तो उसमें आता है एल्कोहलों से। तो एल्कोहलों में अगर अपन बात करें तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो H2O को विलोपित करते हैं, वो हमारे पास क्या हो सकते हैं? यहां पर अपन सांद्र सांद्र H2SO4 यूज किया जा सकता है। क्लियर। H3PO4 यूज किया जा सकता है। क्लियर। HClO4 भी यूज किया जा सकता है। ये सब यूज किए जा सकते हैं। और ये जब यूज होते हैं तो हमारे पास अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म बनता है वो E1 बनता है। क्लियर। इस अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्बोधनायन बनेगा। यहां पर H+ आएगा, ये OH2+ बनाएगा। क्या बनाएगा? ये OH2+। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आके ये यहां से निकल जाए तो कार्बोधनायन बनता है। और जब कभी भी कार्बोधनायन बनेगा असाइक्लिक वाला, जो मतलब साइक्लिक नहीं है, चक्रीय नहीं है, चक्रीय, तो उस वाले केस में मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है। तो यहां पर पुनर्विन्यास की बिल्कुल संभावना रहेगी। तो अगर पुनर्विन्यास पॉसिबल है, मतलब अधिक स्थायी अगर कार्बोधनायन बन सकता है, तो वो बिल्कुल होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जितनी अब मध्यवर्ती क्या है? कार्बोधनायन बन रहा है, तो कार्बोधनायन का स्थायित्व जितना ज्यादा, उतनी अभिक्रिया की क्रियाशीलता ज्यादा होगी। और उसी के आधार पर यहां पर जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री दे रखा है। RDS जो बताया कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा है, और यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो दर है, वो सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल की सांद्रता पर निर्भर करेगी। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास होगा क्या? यहां से जब मैं मान लीजिए OH- नहीं निकलता, निकलता OH2+ है। यहां पर ये बना। क्लियर। अब हमारे पास इसमें पुनर्विन्यास तो हो नहीं रहा, तो अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है यहां पर जस्ट पास वाले। एक तो यहां से हाइड्रोजन जा सकता है, एक यहां से हाइड्रोजन जा सकता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहां से हाइड्रोजन निकालू MECH, अंदर वाले कार्बन से, यहां बना CH और यहां पर क्या बना Me। तो मजे की बात यह कि ये जो एल्कीन बनता है, इसमें जो विपक्ष बनेगा वो मेजर रहने वाला है। अगर पूछा जाए, ये क्या है हमारे पास? विपक्ष जो है वो मेजर रहेगा, यानी कि मुख्य उत्पाद रहने वाला है। और क्या सर ये वाला नहीं निकलेगा हाइड्रोजन? बिल्कुल ये भी निकल सकता है। ये जब निकलेगा तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा MECH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। बट ये जो उत्पाद है वो क्या है? माइनर है, मतलब कम मात्रा में बनेगा। मुख्य उत्पाद ही, अगर आपसे यहाँ पर समपक्ष और ये समपक्ष और विपक्ष दोनों बनेंगे यहाँ पर, बट जो उत्पाद मेजर रहेगा वो कौन सा रहेगा? विपक्ष रहेगा, क्योंकि ये बनेगा हमारे पास 2 ब्यूटीन, ये ज्यामितीय समावेशिता दर्शाएगा। तो सिस भी रहेगा, यानी कि समपक्ष भी रहेगा, विपक्ष भी रहेगा। विपक्ष मेजर क्यों रहता है? क्योंकि विपक्ष की स्थायित्व क्या रहता है? ज्यादा रहता है। क्लियर। यहां पर अगर बात करें, हमारे पास ये बना, ये प्लस। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बोधनायन को देखिए हमारे पास, तो ये जो कार्बोधनायन बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास हो सकता है। तो इस पुनर्विन्यास की वजह से होगा क्या कि यहां से जैसे निकला तो ये कार्बोधनायन, इसके पास वाला हाइड्रोजन ज्यादा स्थायी, मतलब कार्बोधनायन यहां पर ज्यादा स्थायी है, तो ये हाइड्रोजन यहां पर जाएगा और जो पुनर्विन्यासित कार्बोधनायन बनेगा वो क्या बनेगा? MEC, यहां पर आ गया प्लस, ये आ गया Me, और यहां पर क्या आ गया? ये बन गया CH2Me। अब क्या होगा हमारे पास? यहां से फिर से 2 एल्कीन बन सकती है। कौन कौन सी? एक तो इस वाले हाइड्रोजन को निकालोगे, एक इनमें से किसी के पास में से हाइड्रोजन निकालोगे। तो अगर मान लीजिए मैं इस अंदर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूं तो क्या बनेगा? MECMe,
और ये क्या बन गया डबल बॉन्ड CHMe। इसके पास देखोगे 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये वाला जो उत्पाद है वो मेजर होता है। जबकि दूसरे वाले में अगर अपन बात करें तो ये क्या बनेगा MEC। मान लीजिए इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाले, ये बन गया डबल बॉन्ड CH2 और देन क्या बना CH2CH3। तो ये उत्पाद माइनर होगा। क्यों? यहां पर ये एल्कीन है तो ये 2 और ये 3, सिर्फ 5 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां कितने हैं? 9, इसलिए वो मेजर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्किल हैलाइडों से, कि एल्किल हैलाइड से अपन कैसे बनाएंगे। तो एल्किल हैलाइड से हमारे पास दो क्रिया विधि संभव है, एक E1 एक E2। क्लियर? अगर हमारे पास मोनो एलाइड से जब अपन बनाते हैं तो ये अभिक्रिया जो है वी हाइड्रो एलोजिनीकरण कहलाती है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर वी हाइड्रो, वी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनीकरण मतलब HX मतलब X, तो माइनस HX बाहर निकलेगा। जो अभिकर्मक यूज होते हैं वो एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH या NaNH2। मतलब एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है कि ROH एल्कोहल दिया होगा, उसके साथ में RO माइनस वगैरह दे रखा होगा, ठीक है, या ROH के साथ में अगर बेस दे दिया KOH वगैरह तो सेम ही मतलब है। ये सब क्या है? क्षार है। तो अगर ये अभिकर्मक दे रखे हैं तो अभिक्रिया होगी E2, क्योंकि ये सभी क्या है? प्रबल क्षार। ये क्या है? सभी प्रबल क्षार है। बट अगर मान लीजिए हमारे पास दुर्बल क्षार दे रखा हो, क्या दे रखा हो? दुर्बल क्षार। जैसे दुर्बल क्षार हमारे पास ROH के साथ हीट दे रखी है, H2O के साथ हीट दे रखी हो, उस वाले केस में जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? E1। E1 और E2 में क्या अंतर है? E1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। कितने पद में होगी? 2 पद में। अभी चलो अपन E2 देखते हैं। तो E2 में हमारे पास क्या होता है? जब E2 अभिक्रिया होगी तो H और X दोनों एक ही पद में साथ में बाहर निकलेंगे। ये जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, जस्ट पड़ोसी वाला कार्बन बीटा, ये भी क्या है? बीटा। तो यहां से क्या होता है कि हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेंगे। हाइड्रोजन कौन सा रहेगा? बीटा कार्बन वाला। तो यहां से ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, बीटा हाइड्रोजन, ये X। अगर मान लीजिए बीटा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, अगर मान लीजिए बीटा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, बीटा हाइड्रोजन क्या है? बोले सर अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं तो E2 रिएक्शन होगी क्या? E2 अभिक्रिया नहीं होने वाली है, मतलब वहां पर अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे सर कोई केस, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां दे रखा है Me, यहां पर भी क्या है? ये CH3 और यहां पर क्या दे रखा है? X। इसके साथ यहां पर अगर मान लीजिए एल्कोहलिक KOH दे रखा है, क्या अभिक्रिया होगी? नहीं, नो रिएक्शन, यहां कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कौन सा है हमारे पास? सॉरी, हाँ इसको इधर खिसका सकते हैं अपन, क्योंकि यहां पर अगर देखोगे तो ये देखो, ये CH2 और ये X, ये अल्फा है, ये बीटा है। क्या बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं, इसलिए अभिक्रिया ही नहीं होगी। तो बीटा हाइड्रोजन और X एक साथ जाते हैं, तो यहां से ये दोनों जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या बन सकता है? यहां पर फिर से हमारे पास दो उत्पाद बन सकते हैं। CH3 अगर अंदर वाला बना CH डबल बॉन्ड CH, एक तो ये बनेगा। दूसरा अगर बाहर वाला बनता है तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसको सेथ-जेफ एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेथ-जेफ। तो ये सेथ-जेफ एल्कीन है और यही मुख्य होगा, ये मुख्य होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व ज्यादा है। और इसमें भी मुख्य कौन सा आएगा अगर पूछा जाए तो विपक्ष वाला ही होगा। कौन सा होगा? विपक्ष। और जो कम स्थायी एल्कीन होता है उसको बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन। क्या बोलते हैं? हॉफमान एल्कीन। क्या बोलते हैं? हॉफमान एल्कीन। क्लियर? ये आ गया हमारा। इसमें कोई कार्बोनाइन वगैरह कुछ नहीं बनता है क्योंकि H और X एक साथ ही निकलते हैं, इसलिए यहां पर कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो एक ही स्टेप में निकल रहे हैं। ये क्षार जो आएगा वो हमारे पास यहां से बीटा हाइड्रोजन के पास अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा, ये यहां से X निकलेगा, ये यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, मतलब जो भी हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये दोनों एक ही साथ होते हैं। तो ये और ये दोनों के ऊपर अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी। तो ये आ गया RX और RO माइनस क्षार, यानी कि यहां पर एक और एक दो हो गई तो कोटि कितनी होगी हमारे पास? दो। X एवं बीटा हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब क्या होता है हमारे पास कि H और X, अगर H वेज पर है तो X डैश पर, मतलब X को देखना सबसे पहले। अगर X हमारा डैश पर है तो H वेज वाला ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर जिस साइड बीटा हाइड्रोजन के पास एंटी पेरिप्लेनर वाला हाइड्रोजन है वही जाएगा। अब चाहे वहां पर हॉफमैन एल्कीन बन रही है, चाहे सेथ-जेफ बन रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। सेजेप नियम से मुख्य उत्पाद बनता है, क्रियाशीलता 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि एल्किल हैलाइड की उतनी ज्यादा जो एल्कीन बनेगी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। जो मैं आपको बता रहा था वेज डैश वाला, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा दे रखा है, यहाँ पर एलोजन दे रखा है, क्लियर, और यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है CH3, क्लियर, और यहाँ क्या दे रखा है, ये होगा हमारे पास H, यहाँ पर इस साइड ये H है और यहाँ पर क्या है X। अब यहां पर अगर मान लीजिए एल्कोहलिक KOH दे दिया, आपको क्या दे दिया, एल्कोहलिक KOH, तो अब यहां पर अभिक्रिया कौन सी होगी, E2। तो E2 में ये फिक्स है कि हमारे पास X कौन सा है, वेज पर, तो डैश वाला हाइड्रोजन जाएगा। क्या इधर की साइड पर ये बीटा है, ये बीटा है, क्या बीटा वाला कार्बन के पास डैश पर हाइड्रोजन है, नहीं, डैश पर तो क्या है, मिथाइल है, इसका मतलब यहां से नहीं जाएगा। तो जो H जाएगा, जो H जाएगा वो कौन सा वाला जाएगा हमारे पास, यहां से जो H जाएगा वो यही जाएगा, ये H, ये, क्योंकि यही डैश पर है, ये एंटी पेरिप्लेनर है। तो E1 मुख्य उत्पाद, मतलब सेजेप एल्किन तब बनता जब इधर से जाता, बट अभी इधर से नहीं गया, क्यों, क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर होना ज्यादा जरूरी है। यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, ये वही सेम आ जाएगा जैसा था कि भैया आप इधर रहिए CH3, क्लियर। तो ये उत्पाद ही मुख्य रहेगा, ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ गई। हाँ, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता कि यहाँ पर ये CH3 दे रखा है, मतलब X दे रखा है, और यहाँ ये H है और यहाँ क्या है CH3, और यहाँ पर वही सेम वेज और डैश वाला ये H, तो अब हमारे पास बीटा हाइड्रोजन दोनों तरफ से जा सकता है, बीटा हाइड्रोजन क्या जा सकता है, दोनों तरफ से जा सकता है। यहाँ पर दे रखा है एल्कोहलिक KOH, तो ये X है वेज, तो H किस पर चाहिए, डैश पर, इधर भी है इधर भी है, मुख्य उत्पाद बनाना है तो इधर वाला जाएगा, क्यों, कि इधर वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे, ये आ गया मिथाइल, तो 3 इसके पास क्या है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास मेजर रहेगा। जबकि यहां पर जो एल्कीन बना है उसमें हाइड्रोजन कितने, एक इधर 2 इधर, 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, बट यही मेजर है, यही मान है, जो भी है यही है, क्यों, क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, एक वेज एक डैश पर, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास E1 अभिक्रिया। तो E1 अभिक्रिया में जो मैंने बताया अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहां पर दुर्बल क्षार होगा, तो क्षार अटैक नहीं करेगा, उससे पहले क्या हो जाएगा, X यहां से निकल जाएगा, तो यहां पर कार्बोधनायन बनता है, क्या बनता है हमारे पास, कार्बोधनायन बनेगा। तो यहां पर स्टार्टिंग में हमारे पास ये कार्बोधनायन का निर्माण होगा, और यही क्या रहेगा, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, धीमा पद, सबसे धीमा पद यही है। तो कार्बोधनायन, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगी, इस एल्किल हैलाइड पर। यहां पर ये बना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं कि पुनर्विन्यास संभव है, अगर होगा अधिक स्थायी बन रहा है तो बिल्कुल होगा। यहां पर अगर देखा जाए तो अब हमारे पास हाइड्रोजन इधर से भी निकाल सकते, इधर पुनर्विन्यास तो होगा नहीं क्योंकि यही स्थायी है, तो यहां से H जब निकलेगा तो हमारे पास सबसे ज्यादा मेजर उत्पाद बन रहा है। उस वाले केस में क्या बन रहा है हमारे पास, सबसे ज्यादा मेजर उत्पाद बन रहा है, तो ये हमारे पास बन गया मेजर, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये क्या है, मुख्य उत्पाद, ये मुख्य है। बाकी माइनर वाला इस वाले से H से निकाल लेना, मुख्य उत्पाद, क्लियर। बीटा से ही निकालना है, जस्ट पास वाले से ही निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके पॉइंट्स मैंने बता दिए। रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, Rx पर। तो Rx a की पावर है तो कोटि कितनी होगी, 1, 2 नहीं होगी, 2 पद में संपन्न होती है, पहला पद कार्बोधनायन, दूसरे पद में क्या होगा, डी प्रोटोन, मतलब प्रोटॉन निकलेगा ना, मध्यवर्ती कार्बोधनायन होता है, पुनर्विन्यास होगा बिल्कुल, क्रियाशीलता वही सेम है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्थायित्व एल्किल हैलाइड से जो कार्बोधनायन बनेगा 3 डिग्री वाले का ज्यादा स्थायी होगा, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का होने वाला है। क्लियर बात है भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे पास, तो यहां पर कुछ मुख्य पॉइंट्स है। मुख्य पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए आपको क्षार बहुत ज्यादा बल्कि दे रखा है, बहुत बड़े आकार का है, क्लियर, तो उस वाले केस में मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, उस वाले केस में मुख्य उत्पाद हॉफमैन एल्कीन बनता है। मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, हॉफमैन एल्कीन। जैसे मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया, ये हमारे पास क्या है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, तो ये दोनों बीटा तो सेम है, दोनों बीटा क्या है, सेम है। अब यहां पर जब हमारे पास ये एल्कोहलिक KOH है, क्योंकि RO माइनस है ना, तो RO माइनस दे रखा है, इसका मतलब एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगी, E2 रिएक्शन, ये वही सेम। तो मुख्य उत्पाद अपन को जब बनाना है तो यहां से क्या Cl गया, बीटा हाइड्रोजन कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, क्यों, क्योंकि उससे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे, जो हमारे पास एल्कीन बनेगी, यानी कि यहां पर आगे 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मुख्य उत्पाद है, ये क्या है, मुख्य उत्पाद। बट अगर यहीं पर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आता है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्यों सर ऐसा, मतलब ऐसी हालत क्यों है, क्योंकि यहां पर ये इतना बल्कि है कि अंदर वाले कार्बन के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है,
तो बाहर जो सबसे बाहर बैठा है उसको देगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो ये बनने वाला है, ये मुख्य रहेगा। क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। उसके अलावा हॉफमैन एल्कीन कब बनता है? अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप निष्कासित समूह NR3+ हो या F हो तो भी हमारे पास मुख्य उत्पाद हॉफमैन एल्कीन बनता है। इसका रीजन क्या है? कभी भी अगर ऐसा हो तो आपको काम ये करना है कि जो सबसे ज्यादा अम्लीय हाइड्रोजन है उसको निकालना है, वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जो सबसे ज्यादा अम्लीय है। तो यहां पर देखिए वही सेम लिविंग ग्रुप अब हमारे पास NR3 है, तो ये नाइट्रोजन किस किस से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन, ये सब अल्फा है। अल्फा से जुड़े हुए कार्बन क्या है? बीटा। ये बीटा, ये बीटा और ये बीटा, ये 4 अल्फा है। क्लियर? अब इनमें से वो हाइड्रोजन निकलेगा जो सबसे ज्यादा अम्लीय है। तो यहां पर ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहां 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्ब ऋणायन ज्यादा स्थायी होता है, ऋणायन की बात कर रहा हूं, इसलिए हमारे पास इसका स्थायित्व ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा अम्लीय रहेगा। तो यहां से ये ऐसे निकल जाएगा और यहां पर मुख्य उत्पाद जब पूछा जाएगा तो आपसे CH2 द्विबंध CH2 ये मुख्य है। और साथ में क्या मिलेगा? साथ में जो बाकी बचा हुआ है वो जोड़ दीजिए, N मिथाइल मिथाइल ही आ जाएगा। तो मुख्य उत्पाद क्या है? तो हॉफमैन एल्कीन, जो सबसे छोटी एल्कीन थी वो अपन ने बनाई है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके डाई एलाइडो से भी अपन ये बना सकते हैं। डाई एलाइड से किस तरीके से बनता है कि अगर हमारे पास ऐसा दे रखा है, ये जेम डाई एलाइड है। जेम मतलब एक ही कार्बन के पास दोनों एलोजन जुड़े हुए हैं, तो यहां से एक 2x 1 Zn 2x 1 Zn, तो ये जाएगा और यहां पर हमारे पास ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा? द्विलक बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्या आ गया? R। क्लियर? अगर मान लीजिए विसिनल हो, विसिनल मतलब एडजेसेंट पर हो, तो ये Zn वही सेम इन दोनों को लेके चला जाएगा, तो यहां पर भी ZnX2 बनेगा, माइनस ZnX2 हो गया और यहां पर क्या बन जाएगा? इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? द्विबंध आ जाएगा। तो यहां बना RCH डबल बॉन्ड CHR। क्लियर? अगर मान लीजिए सर ये तो एक पर आ गए, दोनों पर आ गए, अगर 1 और 3 पर हो तो उस वाले केस में क्या होगा? तो इस वाले केस में यहां से x और यहां से x जाएगा, तो इन दोनों के बीच में द्विबंध तो नहीं बन सकता, बट इन दोनों के बीच में जब बंध बनेगा हमारे पास, तो उस वाले केस में यहां पर जो रिंग बनेगी वो क्या बन जाएगी? साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अब आता है हमारे पास इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण इसके सेम एल्कीन, एल्केन जैसे ये स्टार्टिंग के। C1 तो हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन कार्बन द्विबंध चाहिए होता है, तो वो एल्केन में तो एक मतलब सिंगल बॉन्ड चाहिए होता है या एक कार्बन का बन सकता है एल्केन, बट एल्कीन के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2। तो C2 से C4 गैस, C5 से C17 द्रव, C18 और उससे ऊपर वाले क्या है? ठोस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे पहले स्थायित्व। अगर मैं स्थायित्व की बात करूं हमारे पास, तो स्थायित्व ज्यादा किसका होता है? विपक्ष का स्थायित्व ज्यादा होता है समपक्ष से। उसका रीजन क्या है? कि विपक्ष में बड़े बड़े ग्रुप जो है वो दूर दूर रहते हैं, तो प्रतिकर्षण कम लगता है, स्थायित्व ज्यादा रहता है। गलनांक हमेशा ही सममिति से देखा जाता है और विपक्ष ज्यादा सममित माना गया है। किससे? समपक्ष से। तो गलनांक भी किसका ज्यादा होता है? विपक्ष का ज्यादा रहेगा समपक्ष से, यानी कि ट्रांस का गलनांक ज्यादा रहेगा। अब आता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको म्यू से भी बताया जाता है, डाइपोल मोमेंट के नाम से इसको जाना जाता है इंग्लिश भाषा में। तो अगर मैं द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं जिसको म्यू बोलते हैं, तो अगर समान प्रेरणिक प्रभाव है, जो कि समान प्रेरणिक प्रभाव मतलब Me, इसका भी क्या लग रहा है? प्लस आई और इसका भी क्या लग रहा है? प्लस आई, तो उस वाले केस में अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है? समपक्ष है। तो समपक्ष का प्लस मतलब द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर समान प्रेरणिक प्रभाव है तो अगर आप यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखोगे तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ होती है, तो ये अधिक विद्युत ऋणी तत्व इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो यहाँ पर दोनों ही द्विध्रुव आघूर्ण नीचे की साइड आ रहे हैं। बट जब आप समपक्ष विपक्ष में देखोगे तो यहां पर हमारे पास जो डायरेक्शन होगी, यहां पर देखो ये मिथाइल है, ये कार्बन जो है अधिक विद्युत ऋणी है क्योंकि sp2 है, यहां पर ऐसा। तो ये देखो दोनों द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक दूसरे की दिशा को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। यहां पर दोनों ऐड हो रहे थे, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण। बट अगर मान लीजिए विपरीत माइनस आई वाले आगे, तो विपरीत मतलब प्रेरणिक प्रभाव वाले आगे, तो उस वाले केस में क्या होगा? अगर आप यहां पर देखोगे तो देखिए इसका कौन सा है? Me का प्लस आई और Cl का क्या है? माइनस आई। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर पासा पलट जाएगा और ट्रांस का H ये दोनों एक दूसरे क्या है? विपक्ष, उसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा रहने वाला है। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, आप डायरेक्शन से देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी चीज कि यहाँ पर Cl अधिक विद्युत ऋणी है, यहाँ पर Me से ये आती, तो एक ऊपर एक नीचे अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। यहां पर ये कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणी है,
यहाँ पर क्लोरीन, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए होगा। और लास्ट बात आती है हमारे पास क्वथनांक। क्वथनांक अगर यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का क्या है, अणुभार तो समान है क्योंकि ये समावयवी है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है। तो जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। तो अगर कुछ भी नहीं दे तो अपन ये वाला केस लेंगे, समान प्रेरणिक प्रभाव वाला ही लेंगे, अगर वो कुछ नहीं बताता है। इसका मतलब समपक्ष का जो क्वथनांक है वो ज्यादा रहेगा विपक्ष से। क्लियर। अब आते हैं इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण की बात करें तो इसकी जो मुख्य अभिक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर HX, यहां पर जो अटैक होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब X जो हो सकता है हमारे पास कुछ भी हो सकता है, FCl भी आ रहा है। क्लियर। यहां पर अगर नॉर्मल एडिशन करना है तो आपको करना क्या है कि देखो पाई बंध को द्विबंध को इस तरह से तोड़े, इस तरह से तोड़ना है कि अधिक स्थायी कार्ब धनायन बने। अधिक स्थायी क्या बने, कार्ब धनायन। यही जो प्रभाव है, ये जो मैंने यहां पर लिखा है, यही क्या है हमारे पास, यही है मार्कोनिकॉफ प्रभाव, मार्कोनिकॉफ रूल। हम इसी से करेंगे, मार्कोनिकॉफ नियम। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि हमारे पास ऐसा हो जाए। तो अधिक विद्युत मतलब अधिक स्थायी कौन सा रहेगा, जब ये बंद ऐसे टूटेगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से। तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर पुनर्विन्यास संभव है, यहां पर पुनर्विन्यास संभव है, जहां पुनर्विन्यास हो सकता है वहां मैं लिख रहा हूं, यहां पुनर्विन्यास संभव है, यहां पर भी पुनर्विन्यास हो सकता है, यहां पर भी पुनर्विन्यास हो सकता है। क्यों हो सकता है अभी अपन बात करेंगे। देखो अब ध्यान से क्या होगा, हमारे पास ऐसे टूट गया तो आपको क्या करना है, जो ऋणायन बन रहा है उस पर तो सीधा प्लस को, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको जोड़ दो। तो यहां पर मैंने जोड़ दिया CH3, यहां पर आया CH और यहां पर CH2, ये जोड़ दिया मैंने H। क्लियर। अब आपको देखना है कि हमारे पास अगर पुनर्विन्यास हो रहा है तो पुनर्विन्यास करवाओ और तब न्यूक्लियोफाइल जो कि मतलब नाभिक किस नहीं उसको जोड़ो, और अगर हमारे पास वो चीज नहीं हो रही है तो डायरेक्टली जोड़ दीजिए। यहां तो पुनर्विन्यास जैसी कोई चीज है नहीं तो हमारे पास डायरेक्टली क्या जुड़ जाएगा, X। HCl के साथ पेरोक्साइड, तो आपको लग रहा होगा कि सर खराश प्रभाव लगेगा, क्या लगेगा, खराश प्रभाव। बट खराश प्रभाव सिर्फ और सिर्फ Br के साथ लगता है, और वो भी तब जब HBr प्लस पेरोक्साइड हो। अगर पेरोक्साइड नहीं है, ओनली HBr है, तो उस वाले केस में खराश प्रभाव नहीं लगेगा। पेरोक्साइड है बट HBr नहीं है तो उस वाले केस में खराश प्रभाव नहीं लगेगा। तो यहां पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो यहां पर भी जो उत्पाद बनेगा वो सेम ही बनेगा, CH3CH, और यहां पर क्या आ गया X, और यहां पर क्या आ गया CH3। क्लियर। यहां अगर बात करोगे तो HBr के साथ पेरोक्साइड, तो यहां क्या लग रहा है, खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव जिसको बोल सकते हो। तो यहां पर जो एडिशन होगा वो उल्टा होगा जो अपन ने मार्कोनिकॉफ में किया है। तो क्या करो, X को बाहर वाले के पास जोड़ दो और H को अंदर वाले के पास। तो CH3CH, यहां पर आ गया H, और यहां पर क्या चला जाएगा, CH2X। क्लियर। उसके बाद दे रखा है हमारे पास NBS या N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, N क्लोरो सक्सिनेमाइड। इनकी अगर स्ट्रक्चर बनानी है तो हमारे पास कुछ ऐसी रहती है, C डबल बॉन्ड O N। अगर Br रहेगा तो Br आ जाएगा, Cl रहेगा तो Cl रह जाएगा, जो भी है। तो यहां पर ये क्या करते हैं, एलिलिक हाइड्रोजन जो है उसको हटाएंगे, यहां से ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर X आ जाएगा। तो ये आ गया CH2, यहां पर X लिख रहा हूं, ये जो X है या तो रहेगा Br और या क्या रहेगा, Cl। क्लियर। और यहां पर आ गया CH द्विबंध CH2, मुक्त मूलक क्रिया विधि होती है यहां पर। क्लियर। अगर Br2 के साथ हीट, अगर नॉर्मल Br2 दे रखा है तो अपन अभी आगे बात करेंगे कि सिंपल पाई बंध को तोड़ना है और जोड़ देना है। बट अगर Br2 के साथ एलोजन के साथ हीट दे रखी है तो उस वाले केस में हमारे पास जो एलिलिक हाइड्रोजन है वही जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो अभिक्रिया है वो हमारे पास ये है, सारी अभिक्रिया लिख दी है मैंने सारी की सारी। क्लियर। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो H3O प्लस या फिर डाइल्यूट H2SO4 या H2OH प्लस दे रखा है, तो ये जलीय अपघटन है और यहां पर क्या होगा,
पुनर्विन्यास संभव है, पुनर्विन्यास यहाँ संभव है। तो अगर यहाँ पुनर्विन्यास संभव है तो देखो करना क्या है, सबसे पहले रूल वही मार्कोनिकॉफ रूल पहला आपको अप्लाई करना है। तो यहां से ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यानी कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ये जो प्लस है, क्या यहां पर हमारे पास इसके पास वाला जो धनायन कार्बन है, क्या वो अधिक धनायन बना हो सकता है? यस। अगर यहां से H इधर आ जाए तो इस पर जो धनायन आएगा वो ज्यादा स्थायी रहेगा, तो यहां पर तो पुनर्विन्यास होगा। तो ध्यान से देखना, हमारे पास जो OH आएगा वो कहां पर जुड़ेगा? एडिशन किसका करना है आपको? H2O का ही करना है। यहाँ पर भी H2O जुड़ेगा, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, इन तीनों में ही H2O जुड़ता है, बट क्या अंतर है वो अपन समझेंगे। तो MEC, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर इधर कर देता हूं मैं थोड़ा, इधर आ गया MEC, यहां पर दे रखा है Me। अब यहां आएगा OH, क्यों? क्योंकि यहां पर पुनर्विन्यास हुआ, ये H इधर आया, प्लस यहां गया है, तो जहां प्लस आएगा वहां OH जाएगा नेगेटिव, और ये आ गया CH2, और ये आ गया CH2H डायरेक्टली। क्लियर? यहां पर अगर मान लीजिए मेरे को मार्कोनिकॉफ रूल तो लगाना है, बट क्या नहीं करना है, मेरे को पुनर्विन्यास नहीं करना, तो उस वाले केस में अपन इस अभिकर्मक का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, जो ये बना हुआ है, ये जो हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास एज इट इज यहां चला जाएगा। ये भाई साहब शांतिपूर्वक यहां से जाएंगे, और क्या बनेगा, यहां बन गया OH, कोई पुनर्विन्यास नहीं, और यहां पर आ गया H। मार्कोनिकॉफ रूल नॉर्मल कि इस तरीके से बंध को तोड़िए पाई बंधों की स्टेबल कार्बोकेटायन बने, अधिक स्थायी कार्बोनायन बने। यहां पर ये भाई साहब बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसने बोला कि अगर मान लीजिए एंटी मार्कोनिकॉफ वाला चाहिए तो अपन को ये करना पड़ेगा हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोबोरोनीकरण। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये BH3 ये क्या करता है, पाई बंध को तोड़ेगा और एक H जोड़ेगा, तो बनता क्या है, यहां पर बनेगा A, जो बनेगा वो बनेगा MECHMe। क्लियर? और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां जुड़ गया CH2, क्या जुड़ गया, CH2, और ये आ गया CH2 का होल थ्राइस B, ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन, ये बन गया हमारे पास। क्लियर? अब हमारे पास इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो फ्री है। अगर H2O2H माइनस दे रखा है तो ये जोड़ता है OH, ये क्या जोड़ेगा, OH। तो ये जब OH जोड़ेगा तो उस वाले केस में हमारे पास क्या आएगा, ये जब यहां से OH जोड़ेगा तो ये आ गया हमारे पास, क्या बनेगा यहां पर, ये आ गया Me, तो ये जोड़ेगा CH2OH, और यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहां पर H जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास MECHMeCH2, देन कम तो नहीं कर दिए, MECHCHCH2, दो CH2 है क्या, यस, मैंने क्या कर दिया, एक कम कर दिया, तो यहां पर क्या आएगा CH2 और OH आ गया, और यहां पर भी क्या आएगा CH2OH आ गया, सॉरी OH नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा H। तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन दे रखा है तो H जुड़ जाएगा, H2O2H माइनस दे रखा है तो OH जुड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर समपक्ष योग होता है, क्या होता है, समपक्ष, सॉरी समपक्ष की जगह लिखो सिनयोग, क्या होगा, सिनयोग होगा। ये चीज कब यूज में आएगी, जब अपन बात करेंगे एल्काइन की। क्या बात करेंगे, एल्काइन की। कैसे? क्योंकि जब मैं ये सेम रिएक्शन एल्काइन के साथ करवाऊंगा तो यहां पर जो हमारे पास बनेगा तो वही एक पाई बंध को तोड़ो और H लगा दो, तो एक पाई बंध को तोड़ा मैंने, मान लीजिए यहाँ पर RC, यहाँ पर लगा दिया H, ये बन गया डबल बॉन्ड C, ये R का होल थ्राइस और B, जैसे यहाँ पर बनाया कि पाई बंध को तोड़ा, एक H लगा दिया और होल थ्राइस B। अब क्या होगा, H2O2H माइनस लगाऊंगा तो वही सेम सिन बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सिस। क्लियर? तो समपक्ष योग होगा, मतलब सिन योग होगा। तो जब H प्लस जोड़ूंगा तो देखना यहाँ पर क्या बनेगा, RC, यहां पर आया H, द्विबंध C, ये आया R डैश, और यहां पर आया H, तो क्या बन रहा है, समपक्ष बनेगा ओनली। क्यों? क्योंकि कौन सा योग होता है, सिन योग, तो वो तो एल्केन बन रहा है, यहां पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट यहां पर फर्क पड़ेगा। दूसरा अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस वाले केस में क्या होगा, ये बना RC, यहां पर आ गया H, क्लियर, और यहां पर आया डबल बॉन्ड C, ROH, यहां पर भी समपक्ष होता है, बट यहां पर क्या होगी, चलाव्यवता, क्या होगी, चलाव्यवता, और चलाव्यवता के बाद ये H, मतलब जो H तो जाएगा इधर, ये द्विबंध आएगा इधर, तो यहां बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया R डैश, क्या बन जाएगा, R डैश। तो ये हमारे पास होगा। तो एल्काइन में अगर H2O2OH माइनस दे रखा है तो उस वाले केस में एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाना है आपको।
मतलब उल्टा OH जाएगा, उल्टा OH जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो कम स्थायी कार्ब आयन है उसके पास OH जाएगा, उल्टा जोड़ना है आपको। ये हमारे पास जो एडिशन करता है ये क्या करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ योग करेगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही एक ऐसा है जो एंटी मार्कोनिकॉफ योग करता है। Br2CCl4 कुछ नहीं करना, क्या करो? बंध को तोड़ो और जोड़ दो, MECH CH3 और यहां पर क्या आ गया? CH2। क्लियर? तो ये क्या करना है? बस इस बंध को तोड़ दिया आपने और यहीं पर जोड़ देना। मैं इनको यहां यूज कर रहा हूं, ये आ गया हमारे पास और सेम चीज यहां आ जाएगी। क्लियर? तो क्या होगा अब देखना, यहां पर हमारे पास ये Br और यहां Br, ये जो होता है कौन सा योग होगा? एंटी योग। क्या होगा यहां पर? एंटी योग। सिन योग नहीं होगा, एंटी योग। इसमें भी क्या होगा? एंटी योग। इसमें भी क्या होगा? एंटी योग। सभी में एंटी योग होगा बेटा। क्लियर? क्यों होगा एंटी योग? क्योंकि यहां पर ऐसे इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जिनके पास लोन पेयर होता है, जिनके पास क्या होता है? लोन पेयर। तो एंटी योग में हमारे पास ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या, ये बहुत जरूरी है कि यहां इलेक्ट्रोफाइल Br2 है। Br2 और H2 अगर दे रखा है इसका मतलब ये कि आपस में रिएक्शन करके HOBr बना लेते हैं। Br और HO में से OH की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो इसके ऊपर प्लस रहता है। तो इस वाले में जब इलेक्ट्रोफाइल है तो वो है Br प्लस। कौन है? Br प्लस। ध्यान रखिएगा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो भी क्या है? Br प्लस। जब Br2 दे रखा है उस वाले केस में, Br2 के साथ H2O या MeOH नहीं दे रखा है, उस वाले केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो Br2 है, Br प्लस नहीं है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है। क्लियर? यहां पर Br जुड़ गया, यहां पर अब वही सेम जो कौन सा एडिशन लगाओगे? मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। क्या लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल, और कुछ नहीं करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ वाला सिर्फ ये था। तो जब आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो इस वाले केस में तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि दोनों Br थे। यहां दिक्कत है, जो प्लस है वो कहां जाएगा? इधर, क्योंकि H प्लस जैसे वो यहां चला गया और यहां पर क्या आ गया? OH। यहां पर भी वही सेम होगा, ये आ गया Br इधर और यहां OH की जगह क्या आ जाएगा? यहां OMe आ जाएगा। कौन आ जाएगा? OMe, क्योंकि यहां पर एल्कोहल लिया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे पास, तो नेक्स्ट है क्षारीय KMnO4, जिसको बेयर अभिकर्मक भी बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं हमारे पास, तो इसमें क्या होगा? क्षारीय KMnO4 या बेयर अभिकर्मक होता क्या है? ये हमारे पास टेस्ट भी होता है किसका? अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का, कि अगर C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C हुआ तो हमारे पास ये अपना कलर परिवर्तन, मतलब रंग परिवर्तित करता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास क्या है कि अनसैचुरेशन, कार्बन कार्बन में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है। क्या करना है आपको? पाई बंध को तोड़ना है और पाई बंध को तोड़ के दो OH जोड़ देने सिन में, सिन साइड में, सिन योग होगा। सेम चीज OSO4 करता है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसका भी सेम काम है। पाई बंध को तोड़ना है और दो OH जोड़ना है। सेम काम जो एल्कलाइन KMnO4, क्षारीय KMnO4 का है, वही सेम काम इधर है। जैसे मान लीजिए इधर जोड़ूंगा मैं, तो क्या बनेगा? ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो योग होगा वो कौन सा होगा? सिन योग। जो योग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? सिन योग। तो या तो दोनों ऐसे दिखेंगे आपको, दोनों OH वेज पर, या फिर दोनों OH आपको किस पे दिखने चाहिए? डैश पर। क्लियर? या तो दोनों OH वेज या दोनों OH डैश। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास अम्लीय KMnO4। तो अम्लीय KMnO4 के लिए क्या करना है? अब ये क्षारीय KMnO4 से बहुत खतरनाक है। वो अम्लीय KMnO4 था, या कोल्ड KMnO4, ठंडा KMnO4 दे रखा है। बट अगर क्षारीय KMnO4 या गर्म KMnO4 दे रखा है तो ये पूरा ही बॉन्ड को तोड़ेगा, जितने भी सिंगल डबल सब बॉन्ड दिख रहे हैं उसको सबको तोड़ेगा। तो यहां पर क्या करना है आपको? अम्लीय KMnO4 में क्या करना है आपके पास? ब्रह्म ज्ञान बहुत सिंपल सा है कि अगर डबल बॉन्ड जहां दे रखा है, डबल बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन लगाना है, और डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो उसकी जगह क्या लगा देना? OH। और ये आप सभी को पता है कि एक कार्बन के पास दो OH क्या रहते हैं? अस्थायी रहते हैं। तो क्या करोगे आप? यहां से तोड़ा, इस कार्बन का आपने द्विबंध तोड़ा एक, तो ये RC, ये क्या आ गया? R, और यहां बन गया डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन। अब इसको देखना, ये R हो गया, एक क्या तोड़ा है आपने? यहां पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की जगह क्या आ गया? ऑक्सीजन। एक H है तो H की जगह क्या आएगा? OH। तो यहां पर क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर? इसको देखते हैं। लेफ्ट साइड वही फिर से सेम है, लेफ्ट साइड तो क्या है? फिर से सेम। ये हमारे पास कीटोन बना, क्या बना? कीटोन। प्लस यहां पर अगर देखेंगे तो ये क्या है? दो, एक तो द्विबंध तोड़ा है, तो द्विबंध तोड़ने की वजह क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दो क्या है? हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा? OH। दो OH एक कार्बन पर क्या होते हैं? अस्थायी, तो यहां से क्या जाएगा? H2O, यहां से क्या जाएगा?
H2O, तो यहाँ से H2 हो गया और क्या बना, ये माइनस H2 हो जाते हैं, हमारे पास क्या बनेगा CO2। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये और ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट है। क्लियर। यहां पर अगर बात करें तो फिर से वही सेम चीज है जो अपन ने बात की है। तो RCH है, ये आया R, यहां पर C, द्विबंध तोड़ा, द्विबंध तोड़ रहे हो तो उसकी वजह से द्विबंध, और H है उसकी जगह OH, तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहां पर अगर बात करोगे तो वही सेम चीज जो यहां पर बनी है वही सेम होगा एज इट इज। क्लियर। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेगा हमारे पास, एक रहेगा CO2 और एक रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर, सिंपल सी बात है, बस आप ये ध्यान रखिए, इजिली क्वेश्चंस को करोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओजोनीकरण। क्या आता है, ओजोनीकरण। तो ओजोनीकरण मतलब ओजोन के साथ अभिक्रिया है, तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है रिडक्टिव ओजोनिलिसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव, मतलब एक अपचयित ओजोनीकरण, एक ऑक्सीकारक ओजोनीकरण। फर्क क्या है दोनों में, पहला स्टेप दोनों में सेम है कि O3 की रिएक्शन होगी, यहां पर भी O3 है वहां पर भी O3 है, बट दूसरा यहां पर H2O के साथ में Zn या Me2S मिलेगा, यहां पर H2O के साथ में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि H2O के साथ में H प्लस दे दे, H प्लस दे ना दे फर्क नहीं पड़ता है, कुल मिला के H2O2 भी दे सकता है, बट ध्यान रखना है Zn या Me2S अगर मिल रहा है तो रिडक्टिव है, रोक देगा उसको, और अगर वो नहीं है तो आगे भेजेगा। क्लियर। अब आपको करना क्या है, यहां पर वही सेम चीज है कि द्विबंध है तो ऑक्सीजन और सिंगल बंध है तो OH, मतलब सॉरी द्विबंध है तो ऑक्सीजन और H की जगह क्या लगा दोगे आप, OH लगा दोगे। किसमें, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीकरण वाले के लिए है, ये रिडक्टिव के लिए नहीं है। रिडक्टिव में ब्रह्म ज्ञान सिंपल है, द्विबंध को हटा के O लगाना है, क्योंकि ये रिडक्टिव है, रुक जाएगा, H को OH में नहीं बदलेगा, उसको आगे ऑक्सीकरण नहीं करता है। तो क्या करना है, यहां से ये तोड़ा, चाहे बेंजीन हो तो बेंजीन को भी तोड़ देगा, ये बेंजीन हो तो बेंजीन में भी द्विबंध को तोड़ देगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, RCH द्विबंध O प्लस CH2 द्विबंध O। यहां से भी क्या करेगा, इधर से तोड़ा, यहां पर बना RCR द्विबंध O प्लस इधर से तोड़ेगा तो क्या आएगा, RCH द्विबंध O। क्लियर। तो यहां पर CO2 जैसा कुछ नहीं बनेगा। अब यहां पर बात करते हैं, अगर इस वाले केस में अपन बात करें तो फिर से वही सेम चीज, क्या करना है, ये बना RC द्विबंध OR, ये बन गया, इसके लिए ऑक्सीजन, यहां पर भी अपन ऑक्सीजन देंगे, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि RC, यहां पर क्या है H की जगह क्या, यहां R, ये आ गया C द्विबंध O, और H को किस में बदल देगा, OH में। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक अगर आप ओजोनीकरण कर रहे हो तो H को भी OH में बदलना है, अगर ऑक्सीकारक नहीं है तो सिंपल द्विबंध को तोड़ के ऑक्सीजन लगाना है, और कुछ नहीं करना है। क्लियर। मतलब जो अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बनेगा वो ऑक्सीकारक में ही बनेगा, रिडक्टिव ओजोनिलिसिस में नहीं बनने वाला है। क्लियर भाई। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे पास तो एक ये भी है, इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि RCH द्विबंध CH2, मतलब कोई भी एल्कीन हो हमारे पास, कोई भी एल्कीन है उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, Ag के साथ O2 दे रखा है, या फिर आपके पास RCO, ये अम्ल नहीं है, ये परोक्सी अम्ल है। कौन है बेटा, ये परोक्सी अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये, परोक्सी अम्ल। तो परोक्सी अम्ल मतलब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो ये जब अभिक्रिया करेगा तो वही सेम काम होगा कि जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है वो यहां पर जुड़ जाएगा, एक द्विबंध को तोड़िए RCH2 और यहां पर आ गया O। क्लियर। अब जब H3O प्लस आएगा तो वही सेम, इसको तोड़ना है किस तरीके से, पहले यहां से H प्लस आता है, पहले यहां से क्या आता है H प्लस, तो ये आएगा, तो अब ये इस तरीके से टूटेगा कि स्टेबल कार्बोकेटायन बने, इधर ऐसे टूटेगा, यहाँ स्थायी कार्बोनाइन बनेगा और ये इस पर अटैक करेगा। तो ध्यान रखना इस स्टेप के बाद जो एडिशन होता है वो कौन सा होता है, एंटी योग। क्या होगा, एंटी योग। तो एक चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ जानी चाहिए वैसे, RCH यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर CH2OH, नहीं आई होगी आई थिंक, मैं आपको याद दिलाता हूं जिससे कि आपको ये बात समझ में आए। क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास, अगर मान लीजिए, हाँ भाई कहाँ गए, रुको एक सेकंड, इधर है अपन, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, ये इससे पता चलेगा कि हमारे पास एंटी योग होता है, और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक सिन योग वाला भी पढ़ा था, बोले सर हाँ पढ़ा तो था, क्या कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये एल्कीन दे रखा है, ये साइक्लोहेक्सीन है, इसके साथ अगर पहली रिएक्शन दे रखी है किसके साथ, Ag प्लस हाफ O2, Ag प्लस हाफ O2 के साथ पहली अभिक्रिया है, और दूसरी हमारे पास क्या दे रखा है, H2OH प्लस। क्लियर। और यहां पर दूसरी अभिक्रिया जो दे रखी है वो किसके साथ दे रखी है, एल्कलाइन KMnO4, क्षारीय KMnO4 या बेयर अभिकर्मक। तो बेयर अभिकर्मक का काम क्या होता है, ये सिन एडिशन देता है, कौन सा योग देता है, सिन योग।
तो ये हमारे पास संयोग देगा, और यहां पर आपको पता है कि पहले क्या बनेगा, ये करेगा तो इपोक्साइड बनेगा, और इपोक्साइड 3 मेंबर जब रिंग बन रही है तो एंटी एडिशन होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर जो OH, 2 OH आएंगे, यहां पर भी 2 OH आ रहे हैं, इसमें भी 2 OH आते हैं, बट यहां पर जो 2 OH आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, इसका अपोजिट भी हो सकता है, इस पर डैश इस पर वेज, और यहां पर जो 2 OH आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, एक तरफ सिन योग है, दूसरी तरफ क्या है, एंटी योग है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर भाई। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, वो है एल्काइन। क्लियर। एल्काइन की ज्यादा कुछ अलग से रिएक्शन है नहीं, वही रिएक्शंस रहने वाली है जो हमारे पास एल्कीन की है, बस उससे डबल हो जाएगा। जैसे यहां पर हमारे पास ये रिएक्शन है, देखो एल्कोहलिक KOH है, तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, E2 रिएक्शन, तो एक बार ये X गया, एक बार ये H गया, क्या बना यहाँ पर, वही V हाइड्रो हेलोजिनीकरण RCX, और यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH2। अब क्या है, अब इस वाले हाइड्रोजन को, इस वाले हेलोजन को इजीली नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये X जो है इसके साथ अनुनाद में है, तो इसके लिए अधिक प्रबल क्षार चाहिए होता है, वो है NaNH2। तो ये X यहां से जाएगा, ये H इधर से जाएगा, क्या बन जाएगा, RC त्रिबंध CH, ये बन जाएगा हमारे पास, ये एल्काइन बन गया। अगर एक ही जगह दोनों, मतलब ये तो हो गया हमारे पास जेम, अगर विसिनल दे रखा तो उस वाले केस में भी होगा, पहले X पहले H, ये गया, क्या बना हमारे पास R, कोई सा भी X कोई सा भी H चला जाएगा, यहां से फर्क नहीं पड़ेगा, RCH डबल बॉन्ड C, X और R। अब ये भी X जो है वो किसमें है, अनुनाद में है, तो यहां से X जाएगा, यहां से H जाएगा, वही अल्फा बीटा, क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CR बन जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद यहां पर अगर है तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, अगर आपको याद है, अगर मैं यहां पर लिंडलार कैटलिस्ट लेता हूं, H2PDBaSO4, H2PDBaSO4 अपन लेते हैं, तो आपको पता है कि यहां पर क्या मिलेगा, समपक्ष, और अगर मैं इसमें Na मिर्च ले लेता हूं, याद आया मिर्च से, Na लिक्विड NH3 बर्च अपचयन करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, विपक्ष एल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विपक्ष एल्कीन बन जाएगा, एक समपक्ष एक विपक्ष। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अगर मान लीजिए Zn का, जैसे अपन ने वहां से एल्कीन बनाया था Zn से, वैसे सेम यहां से Zn से एल्काइन भी बना सकते। क्या होगा, देखो एक X एक J, ये दोनों X गए डबल बॉन्ड, ये दोनों X गए एक और पाई बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर माइनस का 2ZnX2, और साथ में क्या बन गया, RC त्रिबंध R। क्लियर। CaC2, तो आपको करना क्या है इस वाले केस में, आपके पास बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि पॉजिटिव चार्ज को हटा दो, प्लस चार्ज को हटाया मैंने, प्लस चार्ज को हटाने के बाद कार्बन के ऊपर कितना आया, -2, कैल्शियम के ऊपर -2 होता है, +2 होता है, तो कार्बन के ऊपर यहाँ -2 आ गया, जितना माइनस आया है उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, C2H2 एसिटिलीन, CH इथाइन जिसको बोलते हैं एसिटिलीन, वो बन गया। क्लियर। और साथ में कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर, बात समझ में आ गई। सेम यहां पर ये दे रखा है मेटल के साथ अभिक्रिया, तो क्या होगी, ये गया 6Ag है, 6Cl CH त्रिबंध CH, ये बन गया हमारे पास। तो ये एल्काइन प्रिपरेशन के मेथड से हमारे पास बहुत सिंपल। इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो नेक्स्ट आता है इसके भौतिक गुणधर्म, वही सेम है। निम्नतर एल्काइन, मतलब जो छोटे एल्काइन होते हैं वो थोड़े से जल में विलय हो जाते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है वो sp3 संक्रित रहता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा ध्रुवीय हो जाता है, तो जिसकी वजह से ध्रुवीय विलायक है तो उसमें थोड़े विलय हो जाते हैं। बट अगर अपन बात करें वही सेम, C2 से C4 गैस है, C5 से C11 द्रव, और उसके बाद वाले क्या है, ठोस है। क्लियर। अब आते हैं अपन इसके रासायनिक गुणधर्म पर। तो एक चीज ध्यान रखना, इसके जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें दो तरीके की रिएक्शन होगी। कौन कौन सी, एक तो वही जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया जो अपन ने एल्कीन में पढ़ी है। दूसरी हमारे पास ये भी है कि इसके एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से भी अभिक्रिया होगी, एक तो इसकी वजह से और एक इस डबल मतलब पाई बंद की वजह से। तो दो तरीके की अभिक्रियाएं होने वाली है। पहले अपन बात करते हैं जैसे अपन ने एल्कीन पे किया, सेम टू सेम वही करना है। क्या करना है, एल्कीन में एक पाई बंद था तो एक बार रिएक्शन हो रही है, यहाँ एल्काइन में दो पाई बंद है तो दो बार रिएक्शन होगी। तो जैसे HX की अभिक्रिया कराई तो HX के साथ अभिक्रिया क्या होगी, दो बार, जहां एक बार X जुड़ रहा है वहीं दूसरी बार जुड़ेगा, तो ये आ गया CH3। HBr परोक्साइड, HBr के साथ परोक्साइड दे रखा है यानी कि एंटी मार्कोनिक, तो क्या होगा R, यहां पर आ गया CH2, तो बाहर वाले कार्बन पर क्या जाएगा, CHBr2। यहां पर अगर बात करें नेक्स्ट X2FeBr3, तो हेलोजन जुड़ रहा है तो हेलोजन जुड़ जाएगा वही सेम RC, और यहां पर क्या है CH, एक X दूसरा X दूसरा X, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें Cl2H2O, तो वही सेम HOCl जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, HOCl, तो क्या होगा RC। ध्यान रखना मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे तो वही सेम, यहां पर क्या आएगा, ऋणायन वाला OH,
यहाँ आ गया द्विबंध CHCl। एक बार फिर से अभिक्रिया हो सकती है हमारे पास, तो वही सेम डायरेक्टली भी यहां से कर सकते थे। तो एक बार और अभिक्रिया होगी तो यहां से फिर से क्या आ गया Cl, और यहां से क्या आ गया, सॉरी यहां पर क्या आ गया OH, और यहां पर क्या आ गया Cl। दो बार अभिक्रिया, एक कार्बन पर दो H क्या होते हैं, अस्थाई, OH H। तो यहां से जाने के बाद क्या मिलेगा अपन को, H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CCl2 CHCl2, ये बन जाएगा। क्लियर। अगर मैं बात करूं हमारे पास ये एक नई अभिक्रिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलीकरण। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलीकरण, क्योंकि H2O का एडिशन होगा, किसका होगा, H2O, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है और कुछ नहीं लगाना। जो मैंने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया था उस रूल से आप क्या कर दो, यहाँ पर H2O का एडिशन कर दो। तो जब आप H2O का एडिशन करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन पर OH, इस पर H, RCOH, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH2। बस यही है। अब इसमें आप देख रहे हो कि चलाव्यवता हो रही है। क्या हो रही है, चलाव्यवता, क्योंकि ये इनोल है, ये क्या है, इनोल, और कीटो रूप क्या बनेगा हमारे पास, कीटो में यहां से H इधर चला जाएगा, ये द्विबंध इधर आ जाएगा, क्या बन गया RC। अगर आप यहां पर चलाव्यवता नहीं करते हो, एक बार और रिएक्शन कराओगे, वापस इस पर OH आएगा, एक कार्बन पर दो H, H2O निकल जाएगा, वापस यही बनेगा। क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट अगर हमारे पास आता है तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है वो है अब अम्लीय हाइड्रोजन की अभिक्रिया। किसकी है, अम्लीय हाइड्रोजन की अभिक्रिया। तो वन एल्काइन की अभिक्रिया, वन एल्काइन का मतलब क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन। वन एल्काइन मतलब त्रिबंध जो है पहले कार्बन पर है, त्रिबंध किस पर है, पहले कार्बन पर है। तो इसकी जब आप अभिक्रिया की बात करोगे हमारे पास, तो ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, अम्लीय हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है। तो अम्लीय हाइड्रोजन की वजह से होगा क्या कि यहां पर H हटके और यहां से मेटल आ जाएगा। देखो ओनली अगर मेटल दे रखा है, धातु दे रखा है, वो भी यही अभिक्रिया करेगा। NaNH2 दे रखा है तो यहां पर NH2 माइनस जो है ये क्षार है, तो ये क्षार इसे अम्लीय हाइड्रोजन को ले जाएगा। ये Na द्रव NH3 याद आया क्या है, ये बर्च मिर्च वाला है ना, वही। तो ये क्या करेगा, यहां पर भी क्या है, अम्लीय मतलब धातु है, तो ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो कुल मिला के सभी केस में हमारे पास क्या बनेगा, RC त्रिबंध C माइनस और क्या आ जाएगा Na प्लस। क्लियर। दूसरी अगर अपन बात करें, यहां पर टोलन अभिकर्मक दे रखा है। टोलन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे जब अपन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन वाले यौगिक कंपाउंड है उनको अपन पढ़ेंगे, है ना। AgNH3 का होल ट्वाइस और यहां पर क्या दे रखा है, प्लस। इसकी जो बात हो रही है हमारे पास, वो हमारे पास यहां पर बनेगा। क्लियर। तो ये जो है हमारे पास ये क्या है, टोलन अभिकर्मक है। तो ये करता क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्या जाएगा RC त्रिबंध C, वही H जाएगा, मेटल आ जाएगा। मेटल कौन सा, Ag। यहां पर जो बनता है वो श्वेत अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, श्वेत अवक्षेप। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड। क्या आता है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अमोनीकृत। तो यहां पर भी यही होगा RC त्रिबंध C माइनस, अब ये दो आ जाएंगे और यहां पर क्या आ जाएगा Cu। इसका लाल अवक्षेप बनता है। कलर याद करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि कॉपर थोड़ा थोड़ा सा लाल होता है, आपको पता है। अगर थोड़ा सा भी गर्म करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, लाल टाइप का हो जाता है। तो कॉपर वाले केस में क्या बनेगा हमारे पास, लाल अवक्षेप। और चांदी कैसी होती है, सफेद, तो वो कैसा है, श्वेत अवक्षेप। क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे पास बहुलीकरण। बहुलकीकरण में क्या आएगा हमारे पास, बहुलक बनेगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एल्काइन दे रखा है और लाल तप्त Fe ट्यूब से निकाल देते हैं, नली से निकालेंगे, तो यहां पर क्या होगा, ये बहुलक बनाएगा। बहुलक किस तरीके से बनाता है आपके पास कि CH त्रिबंध CH, फिर क्या आएगा CH त्रिबंध CH, फिर क्या आएगा CH त्रिबंध CH, ऐसा है। तो आप इसको कैसे भी तोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए ऐसे तोड़ा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो इनके बीच में सिंगल, इनके बीच में सिंगल, इनके बीच में सिंगल, बाकी द्विबंध। तो इसको ही तो बेंजीन बोलते हैं। तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन। क्लियर। अगर मान लीजिए दो ये दे रखे हैं, एक ये, तो वही सेम इनका बेंजीन बनेगा। एक H को हटा के क्या लगा दो, बस मिथाइल लगा दो। भाई एक H की जगह क्या रहा है, मिथाइल। तो कोई भी कार्बन से एक H को हटा के मिथाइल बना दिया, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टोलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोलुइन। क्लियर। अब जब अपन मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, विरचन की विधि देखेंगे, तो उनमें ये ऐड कर सकते हो, बट अपन नहीं करेंगे क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा हमारे पास, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी विरचन की विधियों की। किसकी बात करते हैं, विरचन की।
तो विरचन में हमारे पास ये वही अभिक्रिया जो अपन पढ़े, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलिक विकार्बोक्सिलीकरण। तो यहां से क्या होगा, CONA को हटाओ, H लगाओ, तो ये क्या मिल गया अपन को, बेंजीन। क्या मिल गया, बेंजीन। Zn ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, माइनस ZnO बन जाएगा। फिनॉल की अभिक्रिया अगर इसके साथ करवाते हैं तो भी क्या मिलता है अपन को, बेंजीन मिलता है। MgBr RMgX की अभिक्रिया अपन ने थोड़ी देर पहले ये आप ग्रिग्नार अभिकर्मक आप आगे पढ़ोगे, तो इसको जैसे ही अम्लीय हाइड्रोजन मिलेगा ये तुरंत उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये R है, ये अम्लीय हाइड्रोजन है, तो इसके साथ जुड़ेगा, बेंजीन बना देगा। क्लियर। ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो अपन को क्या मिलता है, बेंजीन। क्लियर। अगर क्षारीय माध्यम में करवाता तो मिलता कीटोन, क्योंकि क्षारीय OH माइनस मतलब OH आ जाता। सॉरी, कीटोन नहीं, उस वाले केस में मिलता फिनोल। क्या मिलता अपन को, फिनोल। क्लियर। ये चीज है हमारे पास। अब आती है इनकी अभिक्रिया है, तो इनकी जो अभिक्रिया है वो हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया है वो जो जनरली है वो मुख्य अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको EAS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। क्रियाविधि क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास बेंजीन है, न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल आएगा। पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल आते हैं हमारे पास जनरली, तो ये इस पर अटैक आक्रमण करेगा, तो यहां पर हमारे पास ये बन गया। अब इसमें क्या होगा, अनुनाद। ये धीमा पद होता है, क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनना इजी नहीं है, इसलिए हमारे पास ये क्या रहता है, हमारे पास थोड़ा अस्थायी रहेगा। मतलब अस्थायी तो है, ऑब्वियस सी बात है इसके कंपेयर में, और ये पद धीमा होता है। और इसके लिए, इस पद के लिए डेल्टा H की जो वैल्यू रहती है वो भी पॉजिटिव धनात्मक रहेगी, यानी कि एंडोथर्मिक रहता है, उष्मा शोषी, उष्मा का शोषण होगा, एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी। क्लियर। अब क्या होगा हमारे पास, यहां से नेक्स्ट वाले, पहले इसमें अनुनाद होगा, अनुनाद होने के बाद में देन H प्लस निकलेगा, तो यहां से H प्लस निकल जाएगा और यहां पर E बन गया हमारे पास। क्लियर। अब अपन को यह पढ़ना है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग आएंगे और उसके अकॉर्डिंग बात होगी। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर इस इलेक्ट्रोफाइल का जब आक्रमण हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, क्रियाशीलता है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना ज्यादा है। अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हुआ तो ये इस इस इलेक्ट्रॉन स्नेही को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उतनी ज्यादा क्या रहेगी, क्रियाशीलता। अगर बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो उस वाले केस में ये इस इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा आसानी से, तो उस वाले केस में इसकी क्रियाशीलता क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर है। तो क्रियाशीलता है जो बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के समानुपाती है। बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन देगा, जो पॉजिटिव वाले हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, और जो माइनस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करते हैं। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, प्लस वाले जो भी है सब देने वाले, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। ध्यान रखिएगा, हेलोजन का जो इफेक्ट होता है प्रभाव वो माइनस आई लेते हैं अपन। क्या लेते हैं, माइनस आई। तो यहां पर जब आप रेट ऑफ EAS देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलोजिनीकरण, हेलोजन मतलब हेलोबेंजीन का रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है EAS के लिए देन बेंजीन से, ये सबसे ज्यादा है। ये तो अपने आप से दिख ही जाएगा क्योंकि टोलुइन में CH3 है, CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, जिसकी वजह से ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन घनत्व देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। बट हेलोजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर ये लिख दिया है। क्लियर। अब यहां पर ये आता है कि सर अगर बेंजीन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी अटैक कराओ एक ही बात है। बट अगर बेंजीन के अलावा मान लो यहां पर CHO हुआ, NO2 हुआ, OH हुआ, NH2 हुआ, तो अटैक कहां पर होगा, कहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो उस वाले केस के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ऑर्थो पैरा निर्देशी कौन रहेगा, जितने भी प्लस एम है इंक्लूडिंग हेलोजन सब, और जो प्लस H शो करते हैं, जो प्लस I शो करते हैं, वो सब क्या है हमारे पास, ऑर्थो पैरा निर्देशी। मतलब उनके प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोफाइल है, उनकी उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो ऑर्थो एंड पैरा पर जुड़ेगा, और ज्यादातर केसेस में पैरा मेजर होता है। कौन मेजर होता है, पैरा। क्लियर। मेटा निर्देशी की अगर बात करें तो मेटा हमारे पास जो समूह -m प्रभाव दर्शाते हैं तथा -CH3 मतलब -CH3 नहीं CH3 समूह, ये हमारे पास क्या करेंगे, मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल को भेजेंगे। क्लियर। अब हमारे पास देखते हैं कि कौन कौन सी अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये हमारे पास EAS अभिक्रिया है जो आपके पास है। टोटल कितने टाइप की होती है, 4। कौन कौन सी, पहली हेलोजिनीकरण। हेलोजिनीकरण में क्या होता है, आपके पास X2 रहेगा और साथ में क्या रहेगा, AlCl3। क्या रहेगा, AlCl3। AlCl3 क्या है,
लुईस अम्ल। AlCl3 क्या है हमारे पास? लुईस अम्ल है। क्लियर? तो ये क्या करेगा हमारे पास? ये यहां पर जुड़ेगा। तो लुईस अम्ल है, ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मतलब हेलोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा X+। तो यहां पर क्या जुड़ गया? ये X जुड़ गया। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में भी क्या होगा हमारे पास? यहां से सल्फोनीकरण में जो यूज किया जाएगा विकर्मक, या तो वो सांद्र H2SO4 या फिर ओलियम बोलेगा। क्या बोलेगा? ओलियम। ये जो H2SO4 SO3 है, इसको ओलियम बोलते हैं। H2S2O7। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो क्या रहता है? SO3। तो यहां पर क्या लग जाएगा? SO3 और जो H निकलेगा वो ऐसा जाएगा, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नाइट्रीकरण। नेक्स्ट का हमारे पास जो है वो क्या है? नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में जो हमारे पास अभिकर्मक होगा वो रहेगा H2SO4 के साथ HNO3 या फिर कंसंट्रेट HNO3। यहां जब HNO3 और H2SO4 दिया होता है तो H2SO4 अम्ल का काम करता है, ध्यान रखना, और HNO3 जो है वो क्षार का काम करता है जब इसकी अपन अभिक्रिया देखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जब नाइट्रीकरण मिश्रण जो है उसमें HNO3 का काम क्या है और H2SO4 का क्या है। तो H2SO4 अम्ल का काम करता है, HNO3 किसका करता है? NO2 मतलब क्षार का। इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2+ है, यानी कि यहां पर क्या जुड़ जाएगा? NO2 जुड़ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर? लास्ट आता है हमारे पास फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया उनको बोलते हैं अगर बेंजीन पर आक्रमणकारी क्या है हमारे पास? R+ कार्ब धनायन है, तो उसको अपन जनरली क्या बोल देते हैं? सामान्यतः फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया बोल देते हैं। ये दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक है एल्कलीकरण मतलब एल्किल कार्ब धनायन, दूसरा एसिलीकरण यानी कि एसाइल कार्ब धनायन। तो यहां पर एसाइल कार्ब धनायन में क्या रहेगा? पीएच या RC डबल बॉन्ड O कार्ब धनायन रहता है और ये बेंजीन पर जुड़ जाएगा। किस पर जुड़ जाएगा? बेंजीन पर। ये आ गया C डबल बॉन्ड O, R या पीएच। बेंजीन रहेगा तो बेंजीन आ जाएगा, R रहेगा तो R आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पीएच R C डबल, यहां से X निकल जाएगा, ये बन जाएगा। या फिर एनहाइड्राइड हो सकता है लुईस अम्ल के साथ, वही सेम चीज। तो यहां से भी CH3COO निकलेगा। एनहाइड्राइड में OC डबल बॉन्ड O CH3। एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3। तो ये वाला पार्ट अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, यहाँ कार्बन आयन बनेगा। सभी केसेज में वही है, ये बनेगा। क्लियर? इसमें कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन आयन बनता है ये वाला, इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अनुनाद होता है। यहां पर अगर बात करें तो इस वाले केस में हमारे पास अनुनाद होता है। इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा? अनुनाद होगा। किसका? जो कार्बन आयन बनेगा उसका, इस बेंजीन पर आक्रमण करने से पहले। तो एल्कलीकरण है, यहां पर एल्कलीकरण में R+ जो कार्बन आयन है उसको उत्पन्न करने के लिए क्या क्या हो सकता है? RX के साथ में AlCl3, तो X निकलेगा, यहाँ कार्बन आयन बनेगा। आक्रमण करने से पहले देखा जाएगा कि पुनर्विन्यास हो रहा है तो करेंगे। ROH यहां से भी H+ इस पर आक्रमण करेगा, OH2 निकल जाएगा, प्लस बनेगा। एल्कीन पर भी H+ आक्रमण करके कार्बन आयन बनेगा। हर किसी के केस में हमारे पास यहां पर पुनर्विन्यास संभव है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण जो होता है हमारे पास या हेलोजिनीकरण जो है उस वाले केस में जनरल अपने नीट में नहीं पूछता है, बट फिर भी अगर कभी कभार पंगे कर दे तो C6H6 की रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होती है C6D6 के इक्वल टू C6T6 के। क्लियर? बट अगर यही मैं बात करूंगा, यही मैं बात करूं किसके लिए? अगर सल्फोनीकरण के लिए, और आयोडीनेशन में भी आता है हमारे पास सल्फोनीकरण, मेनली जो पूछा जाता है वो लिख देता हूं मैं आपके लिए। सल्फोनीकरण में जो है वो हमारे पास यहां पर C6H6 की अभिक्रिया, समस्थानिक गतिक प्रभाव बोलते हैं इसको। C6H6 की अभिक्रिया सबसे ज्यादा होगी क्योंकि H वाला बॉन्ड इजीली जल्दी टूट जाएगा। देन आएगा C6D6 और उसके बाद आएगा C6T6। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का आएगा ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास कुछ अलग रिएक्शंस है। यहां पर हमारे पास बेंजीन है, उसके साथ Cl2H की रिएक्शन दे रखी है, तो सभी द्विबंध टूट जाएंगे और क्या जुड़ जाता है? Cl। तो 6Cl 6H ये हमारे पास है और 6 ही कार्बन है, तो इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिंडेन 666 क्यों? कार्बन भी 6, क्लोरीन भी 6 और सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी 6। क्लियर? अगर बेंजीन का मेरे को अपचयन कराना है H2PD के साथ नॉर्मल केस में तो अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है। बट अगर हाई टेम्परेचर करूंगा तो बेंजीन भी अपचयित हो जाता है और हमें क्या मिल जाएगा? साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। क्लियर? ऑक्सीकरण की अगर अभिक्रिया की बात करें तो अगर हमारे पास 300 डिग्री दे रखा है टेम्परेचर V2O5 के साथ,
तो जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा फिनोल। बट अगर टेम्परेचर 150 डिग्री से और बढ़ा दिया 450, तो उस वाले केस में यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये हमारे पास उत्पाद बनता है। क्लियर। KMnO4 का काम क्या है? KMnO4 के काम सिंपल सा है कि अगर बेंजीन वलय पर कोई भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसको ऑक्सीकृत कर देगा किसमें? COOH में। किसमें कर देगा? CO। अगर इसकी जगह KMnO4 हो तो उसका काम भी सेम ही होता है। क्लियर। लास्ट हमारे पास एक शानदार क्वेश्चन कराता हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए ये चीज दे रखी हो, यहां पर ये बेंजीन है और इस पर क्या है? CH3 पहनाया हुआ है। क्लियर। तो इसकी अभिक्रिया अगर मैं करवाता हूं किसके साथ? अगर मैं इसकी अभिक्रिया करवाता हूं इसकी अगर मैं अभिक्रिया करवाता हूं किसके साथ? AlCl3 और X2, और अगर यहां पर रिएक्शन कराता हूं X2H, तो X2H ये मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी। मुक्त मूलक क्रियाविधि कभी भी बेंजीन वाले पर नहीं होती है। कहां पर होगी? इधर CH2X, H और भी हट सकता है, CH2X2 CHX3, मतलब CHX2 CX3 वो भी बन सकते हैं। क्लियर। यहां पर जो अभिक्रिया होगी तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि नाभिक वो इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक कंपाउंड वो होगी हमारे पास। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? X+। तो ये CH3 का कौन सा प्रभाव रहता है हमारे पास? +H। तो इसलिए यहां पर जो जुड़ेगा वो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पर आएगा। कहां पर आएगा? ऑर्थो एंड पैरा पर आएगा। तो यहां पर X आ गया प्लस ये X आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। इसी के साथ बेटा हमारा ये काम पूरा होता है। अब आपको करना क्या है? गृह कार्य क्या है आपका? एक तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स इस लेक्चर की हेल्प से। दूसरा आपको PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। PYQ की क्वेश्चन प्रैक्टिस। PYQ कर सकते हो आप, PYQ नहीं करना चाहो तो कोई भी जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है फ्रेश क्वेश्चंस लेना वो करिएगा। क्लियर। बट ये ध्यान रखिएगा रिवीजन है, इससे आप रिवाइज करोगे तो उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे कौन से टॉपिक वीक है कौन से स्ट्रॉन्ग है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रिवीजन के लिए बेस्ट है हमारे पास माइंड मैप। क्लियर। बट अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो देन माइंड मैप आपके यूज का नहीं है। बट हाँ, अगर आपने चीजें पढ़ रखी है आपको रिवाइज करनी है कि सर कम से कम टाइम में मेरे पास पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो यहाँ आपके पास 2 आवर्स से भी कम टाइम में आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट मिलेंगे हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन चैप्टर में। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू।